तो कंसाइज है काफी। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप सिर्फ इसलिए मिस कर देते हैं कि किताब के अंदर चीजें जो है ना बड़ी बड़ी बारीक बीनी से लिखी गई हैं। तो अगर कोई चीज बहुत ही बारीकी से लिखी गई हो तो उसको समझने के लिए आपको उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको किताब पढ़ने का तरीकाकार बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जो है डिफरेंट सिनेरियोज आपको बताता हूँ ताकि आप वो सिनेरियोज देख लें। और उसके बाद जो है वो हम आप लोगों को आज का जो काम है आपके लिए जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि आपको किताब पढ़नी है ये। तो आपके पास क्या खुला होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और कोलैब कहाँ चली गई भाई, ये तीन चीजें होनी चाहिए। सही है, तो सबके पास किताब रेडी है और सब लोग जो है वो पेज नंबर 26 के ऊपर इस जगह पे पहुंचे हुए। अगर कोई नहीं है तो वो बता दे ताकि मैं रुक जाऊं, वरना फिर हम आगे चले फिर तो वो ढूंढते रहेगा किताब। कराची के पानी में। अच्छा जी, तो एवरीवन इज रेडी, शुड आई स्टार्ट? यस सर। चार यस तक सर। कुछ यस सर। सही है। अभी मैं कोलैब के ऊपर नहीं हूँ लेकिन आपके पास कोलैब होना चाहिए। अभी हम जो है टेक्स्ट एडिटर पर है। इसमें देखें, आपको सबसे पहले किताब पढ़नी है और किताब पढ़ने के बाद इसमें से जो जो काम की चीजें हैं उनको कॉपी करके और उनके साथ कमेंट करके आपको टेक्स्ट एडिटर में कॉपी भी करना है। अच्छा, सबसे पहले हम थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। मैं आपसे एक सिनेरियो ले रहा हूं और वो सिनेरियो ये है कि आप एक शॉपिंग मॉल के ऊपर हैं। ठीक है, तो अच्छा सा शॉपिंग मॉल देखते हैं। ये आपको तस्वीर नजर आ रही है मेरी स्क्रीन के ऊपर? यस सर, नजर आ रही है। अच्छा, आप देखेंगे शॉपिंग मॉल है, आप इसके मेन गेट पे खड़े हुए हैं एक तरह से। सही है, और आपको एक सेलफोन खरीदना है और आप जो भी फैसला करेंगे वो अपनी जहानत से करेंगे, जज्बात से नहीं करेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आपका जो फैसला होगा वो क्या होगा। आप इस मोबाइल माल के अंदर जो है वो हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि 50 शॉप्स हैं इसमें। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि आप क्या करेंगे इस मोबाइल माल में जाने के लिए। मतलब जाते वक्त सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सी दुकान में जाएंगे? जिसका नाम पता तो पता होगा। क्या कह रहे हैं? तो जिसका नाम पता होगा मशहूर होगा। नाम आपको नहीं पता ना, सब फर्ज कर लेते हैं नाम नाम नहीं पता आपको।
यानी ये मॉल के अंदर सब दुकानें मौजूद है, लेकिन आपको अभी नाम नहीं पता। जिसमें सबसे ज्यादा जो सर सबसे ज्यादा सर अट्रैक्टिव लग रही होगी। अट्रैक्टिव के लिए तो आपको उस दुकान पे जाना पड़ेगा ना। सर जो मतलब गेट पे खड़े सर खड़े बाहर सर जो सबसे पहले वाली होगी, बाहर सर, से जो सबसे उसका पहले वाली होगी, ठीक है। ऑथराइज्ड डीलर होगा। ऑथराइज्ड डीलर सारे हैं। सब प्राइस इसके ऊपर कम होगी। सब ये पे कैसे जाएंगे। पता करोगे? नजर ये आएगी मुझे उस पे बताओ। चले जाएंगे। देखो आप सर लोगों को जिस मेरी ब्रांड का हमने मोबाइल लेना है उसकी शॉप ढूंढेंगे। अच्छा, अब मसला ये है, सब में सब मोबाइल मौजूद है सबसे पहली पे सर, सबका सर्वे कर लेंगे, सबको एक दफा चक्कर लगा के सबको चेक करेंगे फर्स्ट वाली पे चले जाएंगे। अच्छा देखो पहले मेरी बात सुन लो। होता यह है कि हम अक्सर लोगों की बात नहीं सुन पाते। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा मसला है, हम अपने कस्टमर की बात भी नहीं सुन पाते। उसका नतीजा क्या होता है कि वो कुछ बोल कुछ और रहा होता है, हम उसको डिजाइन कुछ और बना के दे रहे होते हैं। उसने कहा कि भाई मुझे जो है ना वो अपने कुत्ते के लिए घर बनवाना है, उसका डिजाइन बना के दो। हम उसको जो है वो ऐसा रूम बना के देते हैं जिसमें वो खुद सो सकता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें कहा क्या जा रहा है, ठीक है। आप इस मोबाइल मॉल के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपको 50 दुकानें हैं। ये अब इन 50 दुकानों के अंदर आपको अपने रिक्वायर्ड सेलफोन जो है वो सर्च करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। अब 1 बाय 1 आप लोग जो है वो मुझे अपने आंसर देंगे, ठीक है, ताकि मैं उसके हिसाब से बता दूं। हाँ जी, पहला क्या आंसर दिया था किसी ने मुझे कि वो सबसे मशहूर दुकान जाएगा, लेकिन मशहूर दुकान जाने के लिए ढूंढना तो पड़ेगा वो मशहूर दुकान है कहाँ, उसको कैसे पता लगी मशहूर दुकान है। लेकिन मैं इसको भी देख लेता हूँ, मैंने इसको भी कर लिया कि ये आप असल में मोस्ट फेमस शॉप, चलो ठीक है, ये भी कर लिया। अब आप मुझे बताएं फर्दर कि अब आप क्या करेंगे। एक आंसर तो ये है कि भाई सबसे मशहूर दुकान पे चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको यही नहीं पता कि दुकान वो है कहाँ पर और मशहूर कौन सी है, तो क्या करेंगे? अब आप मुझे बताएं, आंसर देना शुरू करें। सर कोई बाहर जो जिसकी आउटलुक बहुत अच्छी लग रही होगी। ये देखो मसला ये है कि आप बाहर खड़े होकर तो खड़े यहाँ पर खड़े में अगर दरवाजे पे, ये तो अभी अपने बहुत दूर से तस्वीर खींची है ना, अगर आप दरवाजे पे खड़े हो तो आप दरवाजे पे तो एक सामने वाली दुकान देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे, सामने वाली पे जाएंगे। जान पहचान वाले के पास जान पहचान वाली जगह, ठीक है, जान पहचान वाली भी आ गई। और आगे जाए। अब मसला ये है कि सबसे पहले वाली पे, सबसे पहले वाली होगी उस पे चले जाएंगे। सबसे पहली वाली का मतलब क्या है? दुकान नंबर 1 या आपकी दुकान जो सबसे सामने है या दुकान जो नंबर सबसे सामने होगी, सबसे सामने होगी। क्या आप पहली दफा मॉल में जा रहे हैं? यानी पहली दफा का मतलब यानी ये मॉल आपने देखा नहीं हुआ, यानी एज्यूम करना है कि मॉल पहले कभी ये ये वाला मॉल हमने माल देखा हुआ नहीं है, हम पहली दफा शॉपिंग मॉल पे जा रहे हैं, काफी दिनों के बाद जा रहे हैं ना। और जैसे अभी कहा कि भाई मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मुझे तो मोबाइल खरीदना था तो मेरी जान पहचान भी नहीं है। भीड़ सबसे कम होगी, जहाँ कस्टमर सबसे कम होंगे, जहाँ बात की जा सकती है, सुनी जा सकती है। आपका डिसीजन जो है ना वो सबसे पहले मुझे बताओ गेट पे क्या डिसीजन होगा। आप किसी दुकान पर पहुंचेगे नहीं तो ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहां भीड़ है या नहीं। ये मेरी बात सुन रहे हैं ना? तो आपको ये बताना है कि जब आप दुकान के मॉल के दरवाजे पे खड़े हुए हैं तो सबसे पहली दुकान कौन सी होगी? सबसे सामने वाली, ठीक है, या सबसे पहली और या सबसे आखिरी? तो हम ये सोच राइट साइड पे पहली दुकान से। सर रैंडमली कोई भी दुकान सेलेक्ट कर लें, हम मोबाइल तब तक नहीं हम फैसला कर सकते जब तक हम किसी एक दुकान में जाएंगे नहीं, तो हम तब तक फैसला नहीं कर सकते अच्छा कि हमने नेक्स्ट दुकान पे जाने की नहीं जाना। अच्छा, एक फैसला तो कर लेंगे लेकिन मोबाइल फैसला के सही होने फीचर्स- का कुछ पता नहीं। तो हम वो ये अभी सोच हमें हम ये देखिए, सोच आप लोग, मैंने आपसे कहा था कि आप फैसला करेंगे जहानत से, जज्बात से नहीं। आप लोग जितने भी जो डिसीजन अभी तक ले रहे हैं वो जज्बात से ले रहे हैं। इस चीज को आप मजाक समझ रहे हैं जो हम अभी सर आप उधर से किसी से इंफॉर्मेशन ले लेंगे मेन डोर के ऊपर। सर जहाँ भीड़ कम होगी, जहाँ गूगल पे सर्च करके जाएंगे। सर हम मोबाइल के फीचर्स के अकॉर्डिंगली शॉप को सर्च करेंगे और शॉप का ना फीडबैक भी देखेंगे जिसके रिव्यूज अच्छे हैं। मेरे भाई आप शॉपिंग मॉल पे खड़े हुए हैं, आप किसी दुकान में जाए बगैर ये कैसे पता कर सकते हैं कि वो दुकान अच्छी होगी या नहीं होगी, वहां भीड़ होगी? एंटर होंगे तो पता चलेगा ना। आप गार्ड से चेक करते चले पूछेंगे, जाएंगे। गेट के ऊपर गार्ड बैठा हुआ है, उससे पूछेंगे कौन सी अच्छी दुकान है। सर एक तो हम गूगल पे सर्च करके जाएंगे उस मॉल के बारे में। गूगल पे सर्च नहीं कर रहे हैं ना हम, गूगल पे दुकान, इस शॉपिंग मॉल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी दुकान पे क्या है। हम ये सोच के जाएंगे कि हम सारा सर्वे कर सब्जेक्ट- लेंगे, सब चक्कर लगाकर सब दुकानों को पहले सर्वे करके देखेंगे, उसके बाद वैसे तो एक लेकिन चार्ट आप लोग जो बनाना है वो बहुत पड़ेगा कंफ्यूज हो कि रहे हैं। सब हर दुकान को
हर हाँ, दुकान को जाके देखना पड़ेगा, इसमें ये है, इसमें ये मोबाइल है, इसमें ये नहीं है। तो आपको पता होगा इसमें 20 दुकानें हैं और मेरी मर्जी की चीज किन किन दुकानों पे मिल सकती है। ठीक है। अब ऐसा रिजवी की बात जो है वो मुझे थोड़ी सी अट्रैक्टिव जहानत वाली लग रही है कि जी हम जो है वो मेरे ख्याल से मुझे सेलफोन की जगह जो है बहुत सारे लोग परेशान हैं, मुझे सेलफोन की जगह करने जाए कि आप अपने लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? अगर आपको सर फिर हम इस मॉल में नहीं जाएंगे, फिर किसी और मॉल। अच्छा, किसी और मॉल में चले जाते हैं ना, तो कौन से मॉल में जाएं? डॉलमैन मॉल में चले जाए सर। चलो ठीक है, डॉलमैन मॉल। ये डॉलमैन मॉल में आ गए हैं आप। ठीक है, ये आपका डॉलमैन मॉल है। फर्स्ट कर लें, इसी फ्लोर पे जाना है। यहाँ पर सब जगह कपड़े की सेल लगी हुई है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि आपकी पसंद का ड्रेस जो है वो आपको कहाँ मिलेगा। ये जो राइट के ऊपर भी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप यहाँ खड़े हुए, अब मुझे बताएं। सर एक एक दुकान पे जाके चेक करेंगे। कौन सी दुकान पर? एक दुकान पे जाके चेक करेंगे, फर्स्ट से लेके एंड तक। ठीक है, तो आप देखें अब रिदा जो है ना वो फैसले जहानत से कर रही हैं। सेलफोन के अंदर वो जज्बाती थी, लेकिन अब उन्होंने जहानत से पता किया कि एक एक दुकान में जाएंगे। तो रिदा आप मुझे बोला था, मैं आपसे कह रहा हूँ रिदा, आपको दुकान जो है वो 1 से लेकर 50 तक नंबर की दुकानें हैं। ठीक है, यानी लेफ्ट से शुरू हो रही है, लेफ्ट वाली जो है 1 है और आखिरी वाली जो है वो 50 है। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि आप सबसे पहले कौन सी दुकान पे जाएंगे, 50 वाली पर या 1 वाली पर? सर 1 वाली पे जाएंगे। 1 वाली पे जाएंगे। अच्छा चलो रिदा तो 1 वाली पे चलेंगी। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोग कहाँ खड़े हैं? यही खड़े रहेंगे? बिल्कुल सामने होगी, उस पे जाएंगे। जो भी दुकान आपके सामने आप बिल्कुल जा नहीं सकते। देखो बीच में ना एक जगह नीचे गिर जाएंगे आप। तो यू हैव टू चूज फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। सर राइट करने गया। हाँ, लेकिन मैं आपका हम बार से देखेंगे कि सर इंडिपेंडेंट है सर, जिस मर्जी दुकान पे चले जाए, हमने सारी दुकान ही चेक करनी है। सारी दुकानें चेक करनी है, लेकिन ये मुझे बताओ कि सबसे पहली दुकान कौन सी होगी? सर हम पहले बाहर से देखेंगे, जिसका डिस्प्ले सबसे अच्छा होगा उस दुकान पे जाएंगे। वो पहली दुकान कौन सी होगी? किसी जो सीक्वेंस के तहत, ताकि कोई भूल ना जाए कि कोई दुकान मिस ना हो जाए, किसी एक सीक्वेंस को फॉलो करें। पहली दुकान नंबर 1 इज नंबर 1। चलो मैं ये भी आपको अलाउ करता हूँ कि आप सामने वाली दुकान पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास चॉइस है, आपके लिए सीक्वेंस फॉलो करना लाजमी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप मुझे अपनी मर्जी बताएं कि आपके लिए पहली दुकान कौन सी होगी। क्या दुकान नंबर 1 होगी, या दुकान नंबर लास्ट होगी, या बीच वाली दुकान होगी? आप ये पहली दुकान कौन सी चूज करेंगे? सर जो चीज लेनी है हमें उसका पता करेंगे कि कौन कौन सी शॉप से मिलती है, जो सबसे पहली होगी मैं वहीं जाके लेके आता हूं। पसंद होगा ना जिस ड्रेस का हम पहले पहनते हैं, जो लास्ट वाली के ऊपर। वो यार आप मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। आप लोग लॉजिकली आप मेरे सवाल के जवाब तो दे दें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जब भी इस मॉल के अंदर जाएंगे, पहली दुकान कौन सी होगी? पहली वाली दुकान यानी लेफ्ट से वाली पहली होगी, राइट से पहली होगी, या आप कोई बीच वाली दुकान चूज करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली ऑन द राइट साइड, लेफ्ट से पहले। तो उसूल ये है कि अगर आपको रास्ते का नहीं पता तो आपको हमेशा राइट साइड पे होना चाहिए। चलो ठीक है, आप आपकी मैं उसूल की बात नहीं कर रहा यार, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप उसूल मुझे मत बताएं, मुझे आप अपनी बात बताएं कि आप कौन सी दुकान पे जाना चाहेंगे, पहली वाली पर? जिस भी लॉबी में पहुंचेंगे सर, आप जिस भी लॉबी में पहुंचेंगे उधर से जो भी फर्स्ट होगी, जो भी आपके सामने पहली आएगी। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस में चाहे आप राइट से पहुंचे चाहे लेफ्ट से पहुंचे, शॉर्ट डिस्टेंस इंटरेक्शन अच्छी लगेगी। लेकिन भाई मुझे यह बताओ, यहाँ से खड़े खड़े आप इतनी दूर से कैसे देखोगे? आप पहले पहुंचोगे दुकान के सामने। जैसे एक बंदे ने मुझसे कहा कि हम हर दुकान के सामने जाएंगे और देखेंगे कि हमें बाहर से वो कैसी लग रही है, जो हमें बाहर से अच्छी लगेगी उसके अंदर चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी आपको हर दुकान पे जाना है ना। जो शॉर्ट डिस्टेंस में होगी सबसे पहले उसी पे जाएंगे। ठीक है, सही है, बात समझ में आ गई। सही है, अब उसके बाद कौन सी दुकान पे जाओगे? जो उससे भी ज्यादा करीब हो उस दुकान के बाद इसी के बराबर वाली पे चले जाओगे। बिल्कुल बराबर वाली पे चले जाओगे, एक दो दुकानें छोड़ के जाओगे? बिल्कुल बराबर वाली पे। बिल्कुल सर बराबर। जब फर्स्ट विजिट हो जाएगा सर, उसके बाद तो डिसीजन आप पर है ना कि आपने किस तरह जाना है। यानी कि आपको अगर रिक्वायर्ड आपकी आइटम जो है वो। हाँ जी, मेरा डिसीजन छोड़े, आप अपना बताएं। आप पहली दुकान पे गई, मेरा मकसद यही है कि जो भी जा रहा है, यानी कि जो भी पहली दुकान पे गई, एक वहां पे आपको ड्रेस अच्छा लगा, ठीक है, वो 4000 रुपए का ड्रेस है। अब आप बताएं, अब आप क्या करेंगे? सर अगर तो लेना है तो ले लेंगे, नहीं लेना तो फिर हम नेक्स्ट किसी भी अगली उसी से रिलेटेड जो भी जिसका डिस्प्ले में हमारे पास डिजाइन रिक्वायर्ड होगा। आप जो है वो
मुझे बताएं, जनरली आप ऐसा करती हैं, पहली दुकान में जाती हैं और जो ड्रेस पसंद आता है उठा के ले आती हैं? नहीं नहीं सर। सर जो सबसे सस्ती होगी। सर अपना बजट भी तो देखना है ना। सर पूरी चेक करेंगे, उसमें से फिर जो सी अच्छी लगेगी उस पे जाके दोबारा ले लें। अच्छा, आपने कहा था कि यहाँ पर मैं आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन आप उसके लिए मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, अपने माइक जरा म्यूट कर दें बात करने के बाद। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसके बेस के ऊपर आपकी सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलेगी, तो इसको आप सीरियस लें बहुत। मेरा ये आपसे सवाल है सब लोगों से कि अगर आप पहली दुकान में चले गए हैं और आप पहली दुकान के बाद क्या आप दूसरी दुकान में जाएंगे या पहली दुकान से खरीद के आ जाएंगे? सबसे पहले ये बताओ। नो सर, हम पहले अपनी मनपसंद की जो शॉप होगी उसको हम सर्च करेंगे, देखें मैंने आपसे पहले कहा था कि आप मुझे जज्बाती बयान मत बताएं, इंटेलिजेंस। अब ये मनपसंद क्या होता है? सर हम सर नहीं, अगली दुकान को भी चेक करेंगे, फिर उससे अगली को चेक करेंगे। मेरा सवाल ये है, तब तक दुकानें चेक करेंगे। देखो यार, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप लोग इतने परेशान हो जाते हैं, इसीलिए छोटी छोटी बातों को ना, पाकिस्तान में जहानत इसीलिए भी कम है कि आप लोग, जैसे मिसाल के तौर पर आप मुझे जो है ना अपने लिए एक शर्ट लेनी है, ठीक है, तो मैं इस आऊंगा और इसमें मैं चूज कर लूंगा, मैं राइट से लेफ्ट भी जा सकता हूँ, लेफ्ट पे जा सकता हूँ। मेरे लिए सबसे पसंदीदा चीज ये है कि मैं हर दुकान के सामने जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मुझे बाहर से वहां पर कोई शर्ट नजर आ रही है नहीं आ रही। इसके लिए मैं दुकान नंबर 1 पे जाऊंगा, दुकान नंबर 1 के बाद फिर दुकान नंबर 2 पे जाऊंगा, फिर दुकान नंबर 2 के बाद दुकान नंबर 3 पे जाऊंगा, और हर दुकान से मैं कोशिश करूंगा कि मैं पता करूं कि वो शर्ट कितने की है, वो कलर मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, वो साइज मेरे लिए अवेलेबल है नहीं है, ये सब चीजें मैं जाऊंगा। ये मेरे क्राइटेरिया है, मतलब मैंने पहले से सोचा हुआ है कि यार मुझे जो है ना वो ब्लू कलर की शर्ट लेनी है नंबर 1, और मुझे इतने पैसों की तक की शर्ट लूंगा। मिसाल के तौर पर मैं पहली दुकान पे गया, पहली दुकान के ऊपर उस बंदे ने मुझे बताया कि भाई शर्ट 5,000 रुपए की है, और मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि मैं 2,000 रुपए से ज्यादा महंगी कोई शर्ट नहीं लूंगा। तो मैं इस दुकान के निकल के इसके बराबर वाली दुकान में चले जाऊंगा। बराबर वाली दुकान में जाने के बाद सबसे पहला जो मेरा डिसीजन होगा वो ये होगा कि क्या वो शर्ट जो है वो मुझे 2,000 रुपए की दे रहा है। अब मैंने उस दुकान में सर्च किया, वहां पे कोई भी ऐसी शर्ट नहीं थी जो 2,000 रुपए की थी, सही है, मैंने उस दुकान को छोड़ दिया। अब अगली दुकान पे गया, मैंने जाकर वहां पे चेक किया कि वहां पे शर्ट 2,000 रुपए की है, ठीक है, और ब्लू कलर की शर्ट भी है। लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं बराबर वाली दुकान पे जाके देखता हूँ, क्या बराबर वाली दुकान में हो सकता है 1,800 रुपए की शर्ट हो ये ब्लू वाली, या इससे मिलती जुलती ब्लू वाली। तो मैं बराबर वाली दुकान पे गया, फिर मैं उसके बराबर वाली दुकान पे गया, उसके बाद बराबर वाली दुकान पे गया। ये शुरू की 5 दुकानों के बाद जो है मैंने जो है वो बहुत सारी दुकानें स्विप की, और उसके बाद जो है 5 के बाद जो है वो 15वीं दुकान पे चला गया। 15वीं दुकान पे जाने के बाद मैंने चेक किया, मतलब मैंने ये जूम कर लिया कि अगली 10 दुकानों में यही वाले रेट और यही वाली चीज होगी। फिर मैं 15वीं दुकान पे गया, और 15वीं दुकान पे जाने के बाद जो है मैंने चेक किया कि वहां पर शर्ट कितने की है, और वहां पर जो है वो मेरी जो रिक्वायर्ड शर्ट है वो रिक्वायर्ड प्राइस में है या नहीं है। मुझे पता लगा कि वहां पर शर्ट जो है वो 1,700 रुपए की है। उसके बाद जो है वो आप जो है वो आगे चले गए। फिर मैं आगे गया, और मैंने आगे जाने के बाद जो है वो एक और दुकान पे देखा, फिर एक और दुकान पे देखा, तो मैं जो हूँ वो 25वीं दुकान पे जाकर रुक गया। और 25वीं दुकान पर मैंने डिसीजन ले लिया कि यार अब जो बेस्ट शर्ट थी ना वो मैंने यहीं से लगी। मैंने अगली 25 दुकानें छोड़ दी है। हो सकता है कि अगली 25वीं दुकान के ऊपर मैंने जो है वो शर्ट जो है वो 1,700 रुपए की अपनी आखिरी दुकान से सबसे सस्ती मिल रही थी, वो 25वीं दुकान नहीं थी, वो 2-3 दुकानें पहले थी, तो वो वापस पीछे गया 2-3 दुकानों पहले, और 2-3 दुकानों के बाद जाकर मैंने 1,700 रुपए की शर्ट ले ली। मैंने अपना जो पूरे का पूरा डिसीजन था उन 50 दुकानों में से 25 दुकानों पे ले लिया। मैंने 50 दुकानें छोड़ दी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है सर, तो हो सकता था ना कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताएं। आप लोग जजमेंटल क्यों हो रहे हैं कि इंसान को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए? आप अपना एक्सपीरियंस बता देंगे। सर मैं जब कोई शर्ट लेने जाता हूँ या मैं अपने लिए कोई ड्रेस लेने जाता हूँ तो मैं इस तरह लेता हूँ, बात खत्म हो गई। सर कोई भी कोई ड्रेस लेने जाना होता है तो उस गैलरी में जाके जो सबसे पहली शॉप होती है उसमें एंटर हो जाते हैं। अगर वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसके नेक्स्ट में चल जाते हैं। अगर फर्ज करें, मेरा ये सवाल है आपसे, आपने बिल्कुल सही बात की, अगर फर्ज करें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई चीज मिल रही है तो क्या आप वहीं पर रुक जाएंगे या 1-2 दुकानें और देखेंगे कि हो सकता है कोई अच्छी चीज मिल जाए? सर हम एक और 2 दुकानों पे जाएंगे ताकि हमें उससे अच्छी चीज मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर देखो हम नहीं बोले, मैं बोले, यानी कि आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बाकी लोगों के लिए डिसीजन नहीं देना। आपको सिर्फ अपना डिसीजन ये बता रहे हैं कि आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। आप मुझे सिर्फ अपना डिसीजन बताएंगे, आप क्या करेंगे? आप 2-3 दुकानें, कितनी दुकानों के बाद आप अपना फैसला कर लें? सर अमूमन जिन चीजों को ऑलरेडी यूज करते हैं उनमें से एक यार दो देखो में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताओ मुझे।
अमूमन नहीं। आप अब क्या करते हैं, आप अगर आपको कोई ड्रेस लेना होता है तो आप क्या करते हैं, आप पहली दुकान पे जाते हैं, उसके बाद कौन सी दुकान पे जाते हैं? सर पहली दुकान पे जाकर वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट मिल गई है मेरी फुलफिल अगर मिल गई है तो क्या करें? अगर मिल गया तो उसको मैं पेंडिंग पे रखता हूँ, एक दो पे अपडेट कर रहा हूँ, उन दोनों में से जो बेस्ट लगती है वो ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस मार्केट में 50 दुकानें हैं तो आप मैक्सिमम कितनी दुकानें सर्च करेंगे? सर मैक्सिमम 7-8 करेंगे अगर रिक्वायरमेंट मिलती है तो, नहीं तो अच्छा, और उसमें से जो बेस्ट आपको मिल जाएगा वहां से आप चूज कर लेंगे ना। मैं दैट इज गॉट इट। ये सब चूज कर ले, उसको डिफॉल्ट रख देंगे। फिर मैं कहना चाहूंगा कुछ लेनी होगी फिर उसी दुकान। मैं कोशिश करूंगा कि पहले सबसे बड़ी दुकान देखूंगा, उसकी प्राइस क्या है, फिर सबसे मीडियम बड़ी दुकान साइज के की। लिए तो आपको हर दुकान के सामने जाना पड़ेगा ना। जो रफली मुझे सामने नजर आ रही होंगी, सबसे बड़ी, मतलब मीडियम आपको साइज जाना और सबसे पड़ेगा। छोटी। मैंने आपको पहले वैसे भी कहा था, इसके अंदर मैंने ये बताया दिया था कि ऑल शॉप्स ऑल इक्वल इन साइज एंड ऑल हैव सेल फोन्स। ठीक है, तो इसमें आप सेल फोन को हटा दें, लेकिन साइज सबका एक है। अब आप क्या करेंगे? जिसकी डिकोर डिकोर जो है ना, इंटरेक्शन होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ऐसे देखूंगा जिसकी डिकोर सबसे ज्यादा हुई होगी, जिसने ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे अपने डिकोर पे। इससे क्या फर्क पड़ता है? सबसे कम। देखिए, आपको अपने लिए ड्रेस लेना है। उससे ये होगा कि देखो, अगर आपको अपने लिए कोई ड्रेस लेना है, मेरा सवाल ये है कि अगर आपको लिए ड्रेस लेना है तो आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों होनी चाहिए कि उसने सजाया हुआ है, चीजें सजाई हुई हैं, उसने गुब्बारे लगाए हुए हैं, क्या ये आपके लिए वैल्यूएबल होना चाहिए? मैंने आपसे पहले कहा था कि आपका जो फैसला होगा वो इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर होगा, इमोशन वही बताने लगा था कि पहले एहसन को बात करने दें। मैं ये कहने लगा था कि एक ऐसी शॉप जिसने डिकोर ज्यादा पैसा खर्च किया, उस पे उस चीज की प्राइस कितनी है, फिर एक मीडियम वाली पे, और एक जिसने सबसे कम पैसा खर्च किया। सबसे पहले कौन सी दुकान पे जाएंगे आप? जिसकी मुझे, यानी छोटी भी हो सकती है। मैंने 3 सबसे पहले कौन सी दुकान पे जाएंगे? मैंने टाइम देखना है कि मेरे पास कितना टाइम है, उसके लिहाज से मैंने एक सबसे छोटी सस्ती दुकान जो लगेगी मुझे वो। भाई मुझे दुकानें 50 दुकानें हैं, सबसे पहले कौन सी दुकान पे जाएंगे? आप ये जूम कर रहे हैं कि आप जो है वो एक बहुत बड़ा कैमरा है, उससे आप सबसे पहले देख लेंगे कौन सी दुकान छोटी है, कौन सी बड़ी है। आपको ये सारे डिसीजन जो आप ले रहे हैं उसके लिए किसी न किसी दुकान के करीब तो जाना पड़ेगा ना, कम से कम। मतलब इस तस्वीर के अंदर मैं ये जो दुकान है, पहली, दूसरी, तीसरी, इस दूसरी दुकान के बाहर खड़े बगैर ये कैसे अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये दुकान का डिकोर अच्छा है या नहीं है? सर जब आप सबसे पहली कपड़ों की दुकान पर जाएंगे जो भी होगी, कौन सी छोटी है। हाँ हिना, आप क्या कह रही है? हिना की बात सुनते हैं। हिना, आप क्या कह रही है? हाँ, जो आप कह रहे हैं ना कि आप उसके सामने जाएंगे तो शॉप्स आपको एक ही व्यू में आपको बहुत सारी शॉप्स का पता चल जाता है। आपको सेकंड लगता है कि कौन सी बड़ी शॉप है, कौन सी छोटी है। मैं बड़ी शॉप में कह रहा हूँ, सबकी साइज एक है। जी सर, सर मेरा ख्याल है कि देखें, ये जितने हम शॉप्स पे जा रहे हैं ना, बेसिकली नंबर ऑफ डाटा है हमारा। तो हम जो है जो यार देखो, अपने एक्सपीरियंस शो करो, मुझे फैसला मत बताओ। मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप क्या करना चाहते। आप एक अगर आपको कोई ड्रेस खरीदना है, कोई शर्ट खरीदनी है, तो मुझे बताओ कि आप क्या करते हो। मुझे ये बताओ कि क्या होना चाहिए। सर हम ऐसी शॉप पे जाएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट करती है। सबसे पहले कौन सी शॉप पे जाओगे? सर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगी। आपको शॉप पे जाए बगैर ये कैसे पता लगेगा कि वो शॉप आपकी मीट करती है? सबसे पहले रैंडम ही जाना पड़ेगा सर। सबसे पहले हम शॉप पे जाएंगे। ये सारी दुकानें मैं सर सबसे पहले कोई भी, यानी कि रैंडमली राइट साइड से कोई फिफ्थ रैंडमली जाएंगे ना। मतलब अभी तक जो आपके जो डिसीजन है यहाँ पर, वो यही है ना कि भाई आप सबसे पहले चूज करेंगे रैंडम शॉप। कुछ लोगों ने कहा फर्स्ट शॉप, यही कहा है ना आपने अभी तक? यस सर। जैसे कि मैं अगर रैंडम को पिक करता हूँ कि मैं शॉप नंबर 5 को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं उस लिहाज से उसकी प्राइस से इस चीज का अंदाजा लगा सकता हूँ कि अच्छा इससे जो पीछे शॉप्स होंगी उनकी प्राइस कितनी होगी। इससे अपवर्ड मैं अगर थोड़ा सा जाता हूँ तो उससे मुझे अंदाजा हो सकता है कि हाँ बिल्कुल, आपकी बात में से मैं अग्री कर रहा हूँ। लेकिन देखें, आपने क्या किया है कि शुरू की 5 शॉप छोड़ दी है और सबसे पहले आपने स्टार्ट किया 5वीं शॉप से। ठीक है, ये सवाल हो गया आपका, यहाँ पे सही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप पहली शॉप पे गए, उसके बाद आपने कहा उससे आपने प्राइस पता किया, उसने कहा भी शर्ट की जो प्राइस है वो 1500 रुपए है। आप उससे ये अंदाजा कैसे लगा रहे हैं कि पिछली वाली में जो है वो 1600 रुपए की होगी या 1400 रुपए की होगी, जब तक आप पिछली वाली से कंपेयर नहीं करेंगे उसको? मैं ये करूंगा
कि जो जहाँ पे ज्यादा रश लगा होगा सामने, जो ऑब्वियसली जो नजर आ रही है उधर से पता करूंगा, और ऐसी जगह जहाँ पे सबसे कम ग्राहक जाते होंगे लास्ट में कहीं पे होगी, मैं उन दोनों को कंपेयर कर सकूंगा। लेकिन इसके लिए तो आपको उस दुकान के सामने जाना पड़ेगा ना, ताकि पता लगे कि उसमें रश है या नहीं है। रैंडमली विजिट कर लेंगे 5-7 शॉप। रैंडमली विजिट क्या होता है बताओ तो, रैंडमली विजिट क्या होता है? तो किसी भी शॉप मेरे पास 1 से लेकर 50 तक शॉप्स हैं, सुन लो मेरी बात। सर शॉप नंबर 5 लिख के जैसे मैं गया उधर से जाके कि मैं उससे पूछता हूं तो वो मुझे कहता है कि ये 1700 की है, तो मैं उसको एम कह देता हूँ पिछला तो यार 1500 की दे रहा था। मैंने आपसे फिर कहा ना कि मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले आप कौन सी शॉप पे जाओगे? 1 से लेकर 50 तक आप ये मुझे बताओ कि आप पहली शॉप पे जाओगे, आखिरी पे जाओगे, या कोई रैंडमली चूज करोगे? सर रैंडम डिस्प्लेस देखेंगे, अगर डिस्प्ले में अपनी मकसद की चीज है तो उस दुकान में दाखिल हो जाएंगे, नहीं है तो फिर इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। यार आप लोग जो है वो जिद पे क्यों उतरे हुए हैं? मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ भाई, आप सब दुकानों पे जाना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, आप किसी दुकान के सामने या करीब जाए बगैर ये कैसे दूर से अंदाजा लगा लोगे कि उसका डिस्प्ले अच्छा है? सर ऑब्वियसली दुकान के करीब जाके ही डिस्प्ले देखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले कौन सी दुकान के करीब जाओगे? सर जो करीब तरीन होगी, दुकान पे करीब होगी, जो सबसे करीब 1 से लेकर 50 तक दुकान है, मुझे बताओ कौन सी दुकान पे जाओगे आप? मेन सर सबसे पहले सर 1 नंबर दुकान पे जाएंगे, अगर वहाँ पे ड्रेस मिलते हैं, ड्रेस नहीं मिलते तो दूसरी पे चले जाएंगे। ठीक है, अगर फर्ज करो पहली वाली पे, मैं आपसे ये सवाल ये कर रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रही है मुझे, अगर पहली वाली दुकान पर ड्रेस मिल रहा है 1700 रुपए का, तो अब आप क्या करेंगे? सर अगर 1700 का मिल रहा है तो हम फिर भी नेक्स्ट दुकान पे जाएंगे, कंपैरिजन करेंगे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट दुकान पे जाने के बाद वहां पर ड्रेस जो है वो 1600 रुपए का मिल रहा है, अब क्या करोगे? सर वो 1700 को 1600 से कंपेयर करेंगे, हमारे पास उससे वहां पे सस्ता मिल रहा है। अच्छा सर मैं एक और अच्छा मेरी बात सुन लो ना, देखो मेरा सवाल का ना जवाब दो, टेंशन मत लो। आप पहली दुकान पे गए, वहाँ ड्रेस 1700 रुपए का था, उसके बाद आप दूसरी दुकान पे चले गए, वहां पे 1600 रुपए का, अब क्या करोगे? तो फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, सोचेंगे 1500 का मिल जाएगा। अच्छा आप तीसरी दुकान पे गए, तीसरी दुकान के ऊपर भी ड्रेस 1600 रुपए का है, अब क्या करोगे? सर तीनों की क्वालिटी चेक करेंगे, तीनों क्वालिटी इक्वल है, क्वालिटी इक्वल। फिर चौथी पे जाएंगे, पांचवी पे जाएंगे, छठी पे, सारी, फिर जब तक के 50 पे नहीं जाएंगे हम एक वाइज डिसीजन नहीं कर सकते। एहसान रिजवी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप अपना फैसला बताएं ना, अब आप क्या करेंगे? क्या आप 50वीं दुकान तक जाएंगे या 10 के बाद फैसला कर लेंगे? सर अगर 10 के 10 में 1600 रेट हुआ तो फिर हम ये डिसीजन कर लेंगे कि ये 1600 रुपए रेट ही है जो सारी पूरे मॉल में है, तो फिर उसी हिसाब से हम किसी भी दुकान से ले लेंगे। हाँ, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा इसका मतलब है रिजवान की बात जो है, रिजवान ने बात जो की है वो क्लियर कट की है। उसने कहा कि भाई शुरू की 10 दुकानों पे जाऊंगा, और मैंने पहली दुकान पे देखा 1700 है, दूसरी पे देखा 1600 है, तीसरी पे भी 1600 है, चौथी पे भी 1600 है, पांचवी पे भी है, छठी सातवीं के बाद मैं समझ लूंगा कि यार आगे सबके पास 1600 ही है, अब मैं 50वीं दुकान तक नहीं जाऊंगा। मैं ये कर सकता हूँ कि 1 से 5 तक जाऊंगा, फिर 10वीं पे जाऊंगा, फिर 15वीं, 20वीं, 30वीं, 40, 50, तो मुझे 10 दुकानों पे ही जाऊंगा, लेकिन एक दूर वाली और करीब वाली सब आप हर दुकान के बाद 4 दुकानें छोड़ देंगे, एम आई राइट? पहली 5 जाऊंगा लगातार, फिर उसके बाद 10, फिर 15, 20, फिर 30, फिर 40, 50। शुरू की 4 दुकानें आप देखेंगे और उसके बाद जो है वो 10वीं बीच में गैप कर देंगे। ठीक है, सही है, बात समझ में आती है। अच्छा अब मेरा सवाल था सब लोगों के साथ, इसमें हमने पहली जगह पे मुझे 1700 मिला, फिर 1600, फिर 1600, फिर 1600, फिर 1600, अब मुझे मिल गया 1500, अब मैं क्या करूंगा? सर फिर उससे अगली वाली दुकान पे जाके चेक करेंगे, अगर उधर भी 1500 है तो फिर उससे अगली वाली पे देखेंगे, क्या पता हमें 1400 भी मिल जाए। लेकिन अगर 5-6 दुकानें विजिट करने के बाद हमें 1500 रेट ही मिल रहा है तो फिर हम 1500 वाली को सिलेक्ट कर लेंगे। टाइम वेस्ट करने से बेहतर बस अब ले लें। सर अगर हमें ट्रेंड उसका रेट सेम ही होना चाहिए। चलो एक और सिनेरियो मैं आपको देता हूँ। आप जो है वो मंसूर जरा चैट देखते रहे ना, कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनकी। अब आपको जो है सेलफोन जो है वो ऑनलाइन लेना है,
ठीक है, ये आपके पास वेबसाइट है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? सर सबसे पहले मैं रिव्यूज देखूंगा उसके। रिव्यूज के लिए तो आप कौन सा रिव्यू दोगे मुझे बताओ ना यार। यहाँ पे ऐसी बातें करते हैं। फीचर्स वगैरह देखेंगे हम। सबसे पहले वाले लिंक पे चेक एक मिनट सबसे पहले फीचर्स मैं प्राइस को देखूंगा, मैंने कितनी प्राइस का मोबाइल परचेज करना है, मतलब अपने फीचर्स को। मेरे पास रिक्वायरमेंट है ना मेरी, मैं उस रिक्वायरमेंट को सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं। मेरे पास ये मोबाइल फोन है, आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, मैं देखूं इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर फोन 6128 होना चाहिए। मुझे किस ब्रांड का परचेस करना है? ठीक है, आप अपना बताएं ना, मुझसे पूछ रहे सवाल, मुझे आप बताएं। आपको सेलफोन लेना है, कौन सी ब्रांड का लेना है? 20,000 रुपए तक आना चाहिए। 20,000 रुपए तक का आना चाहिए। जब 20,000 तक आना चाहिए तो सर फिर इन्फिनिक्स ही करें। सैमसंग। हाँ नहीं, अब मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? सर इन्फिनिक्स सर्च करें, इन्फिनिक्स फोन। इन्फिनिक्स, ठीक है जी। यस इन्फिनिक्स। अब इन्फिनिक्स जो है वो यहाँ पर, मैं यहाँ पे जाके सर्च करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक किया, 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 यहाँ पे गया, तो मेरे पास इन्फिनिक्स आ गया। मैंने इन्फिनिक्स ले लिया। अब इन्फिनिक्स में मैं क्या करूंगा? सर उसके बाद उसके स्पेसिफिकेशन में देखेंगे कि ये क्या आया। हमारी रिक्वायरमेंट है 6128। मेरी दुकान, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? सर मुझे लेटेस्ट मोबाइल चाहिए तो मैं लेटेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। एक फोन खोल के चेक करेंगे कि उसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसमें अपनी रेंज सेट कर देता हूँ। कहीं पर होती है भाई यहाँ पे कहीं रेंज सेट फिल्टर? ठीक है, या मैंने ऐसी देख लेता हूँ। मैंने देखा इस वाली को देखा, मैंने इस वाली को देखा, इस वाली को देखा, इन सबको मैं देखता हुआ जा रहा हूँ। मैं वही वाला ये देखो, आप हैरान कौन बात ये है कि हम सेलफोन लेने जा रहे हैं तब भी हमारा बिहेवियर काफी मिलता जुलता है। मैं यहाँ से आगे की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं 26 तक आ गया हूँ, मैं आगे गया और आगे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्राइस कम होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं मुसलसल आगे जा रहा हूँ, देख रहे हैं आप लोग, मैं मुसलसल आगे जा रहा हूँ। जाते 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 मैं यहाँ पे आगे रुक गया। ठीक है, और मैंने इसको ओपन किया, मैं इसको भी ओपन कर रहा हूँ, मैंने इसको भी ओपन कर लिया और मैं इसको भी ओपन करूंगा। ठीक है, और मैं इसको भी ओपन करूंगा। सही है, तो मैंने क्या किया कि ये सारी दुकानों को सर्च किया और उसके अंदर जो है मैंने जहां पर मुझे अपनी प्राइस क्राइटेरिया मिल गया, मैंने जो है वो वहां पे जाकर इसकी स्पेसिफिकेशन कंपेयर करनी शुरू की। इसकी स्पेसिफिकेशन कंपेयर करूंगा और इसकी करूंगा। ठीक है, और इसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन कंपेयर करूंगा और इसकी करूंगा और इसकी करूंगा, और इसमें से इन 5 में से जो बेस्ट होगी वो मैं स्पेसिफिकेशन उठा लूंगा। सर हम और कोई चीज तो बोले कि डिस्काउंट वाली बात, जिसमें डिस्काउंट ज्यादा होगा शॉप में। नहीं मतलब शॉप ये यूं समझे कि ये बाजार है और ये यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है, सब डिस्काउंटेड प्राइस पे ही बेच रहे हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? यस सर। तो मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस है तो बताएं। सर हम जो लोग हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे पूछेंगे कि दी बेस्ट कौन सा था, आपको कौन सा ज्यादा सूटेबल। आप मुझे पूछ के बताएं। अभी मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ या 5 मिनट दे रहा हूँ अपने किसी रिलेटिव से कि कौन सा मोबाइल लेने चाहिए 20,000 रुपए तक। जब तक हम मॉल में थे वी डिडंट नो कि प्राइस डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्ट किए 2 मोबाइल्स देखने के बाद लास्ट के 2 देख रहे हैं तो हमें समझ आ रही है कि नहीं, वहां पर भी थे, वहां पर भी देखें। मुझे जो है वो हमें पता लगा था, जब मैं पहली दुकान में गया वहां पर 1700 थे, दूसरी दुकान के अंदर गया 1600 थे, ठीक है, तीसरी दुकान के अंदर 1700 थे, चौथी दुकान के अंदर 1600 थे, पांचवी दुकान के अंदर भी 1600 थे। तो मुझे वहां पर भी ट्रेंड का अंदाजा तो हो रहा था ना। बट वो तो एब्रप्टली था ना सर। वही होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले मेरे पास रिक्वायरमेंट है मेरी बजट, वो मैंने बता दी ना, 20,000 रुपए बता दी ना, आप उसके आगे चलो ना। अब मैं 20,000 के अंदर रिव्यूज भी तो चेक किए जा सकते हैं ना। रिव्यूज भी चेक किया था। ये दिस इज नाइस क्वेश्चन कि आप क्या कर रहे हैं कि आप इस डिटेल के अंदर गौर से देखिएगा। आप इस डिटेल के अंदर ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन के साथ साथ जो है वो रिव्यूज भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, 2 चीजें हो गई, यानी स्पेसिफिकेशन भी हो गई और रिव्यूज भी हो गए। आगे चलते हैं। ऊपर ही थे रिव्यूज सर, तो बेसिकली ऊपर भी थे। चलो ठीक है, अपनी बजट के अंदर पहले इसको एक्वायर कर लिया, इसके अंदर जोन से भी मॉडल्स हैं उन सब के स्पेसिफिकेशंस देख के आपस में कंपेयर कर लेता हूं, जो बेस्ट है वो ले लूंगा। ठीक है, सही है। आपने क्या किया कि इंक्रीज पे गए नहीं, आप मोबाइल फोन के ऊपर आए, ठीक है, और आपने जो है यहाँ पर प्राइस रेंज कहीं पे दे दी।
ठीक है, यानी कि आपने कहा कि भाई 15 से 25 के दरमियान, सही है। अब आप इसमें से क्या करेंगे? भी काउंट करता है कि उसकी स्क्रीन साइज क्या या उसकी रैम साइज क्या। अब मैं इसमें देखूंगा उनके फिल्टर्स। यार मैं जो हूं ना, थोड़ा सा आप लोग जरा प्लीज, आप लोग जो है ना वो चीजों को समझे कि मुझे, मेरे पास नॉलेज है, अब मैं क्या करूं? सर अब ये मेरी बजट के अंदर आ गया। अब इसमें से मैं 5-7 फोन ऐसे पिक करूंगा। पहला कौन? देखो ये पहला मुझे पता, पहले वाले को क्या करोगे, जो पिक करोगे उसके लिए पहले वाले को तो ये यहाँ पे तो जाओगे, इसको इसकी स्पेसिफिकेशन या रिव्यू चेक करोगे या शुरू में छोड़ दोगे इसको? नहीं सर, इसकी मैं स्पेसिफिकेशन चेक करूंगा। करोगे, ठीक है, सही है, कर दिया। और उसके बाद वाले की करोगे या छोड़ दोगे? ऐसा छोड़ दूंगा। छोड़ दिया आपने। इसके बाद वाले की? इसको भी छोड़ दिया। इसको भी छोड़ दिया। आप मुझे रीजन बताएंगे क्यों छोड़ रहे हैं आप ये? सर क्योंकि सबसे पहला जो मैंने चेक किया ना वो सैमसंग का किया। चावल फ्रिज में पड़े हुए हैं परात के अंदर, इसी तरह परात बाहर निकाल लो। अच्छा, तो ये वाला छोड़ दिया आपने क्योंकि इन्फिनिक्स है, ये वाला छोड़ दिया इन्फिनिक्स का मतलब कोई भी इन्फिनिक्स का होगा छोड़ दोगे? सर क्योंकि सबसे मैंने पहला फोन चेक किया वो सैमसंग का किया। मैं सैमसंग के 4-5 फोन देखूंगा, आपस में कंपेयर करूंगा, उसके बाद किसी और ब्रांड पे जाऊंगा। आप इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप सिर्फ सैमसंग के फोन देखेंगे? आप शुरू में आपने कहा था मैं सिर्फ प्राइस के अंदर जाऊंगा, आपने पहले कुछ और बोला था और आप कुछ और बोल रहे हैं। पहले आपने कहा था कि मैं अपनी 4GB मिल रहा है, मेरी प्राइस के अंदर है ना, 3GB है, रैम का भी तो फर्क है। हाँ तो लेकिन प्राइस का भी तो फर्क है ना सर। अगर हम प्राइस के हिसाब से कैटेगराइज कर रहे हैं तो सर उसके बाद हर एक का लोएस्ट और हाईएस्ट रेट के हिसाब से मैक्सिमम जो रेंज और मिनिमम रेंज उसकी स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर कर लेना चाहिए और रिव्यूज को, फिर हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं, लेना चाहिए। आप मुझे सिंपल बताएं कि मैं क्या करूं। ये मैंने सैमसंग को यहाँ पे खोल लिया है, सर अब मैं क्या करूं? खोलेंगे सर, सैमसंग को खोलने के बाद, हाँ जी, इसको भी खोलेंगे। और इसके बाद वाला ये वाला सर ये सेम प्राइस पर है, ये नहीं खोलेंगे। इससे जो है इसके बाद नीचे वाला फोन है, ये भी मतलब तकरीबन उसी रेंज में आता है। फिर जो है ये डिफरेंट ब्रांडेड है, इसको भी खोल देंगे। ठीक है, इसके बाद इस वाले को इसको नहीं खोल दे, इससे नेक्स्ट वाले को खोल लें। सर हम सैमसंग को एक दफा चेक कर चुके हैं ना, उसकी मैक्सिमम रेंज भी चेक कर चुके हैं, इस ब्रांड की भी कर चुके हैं, लेकिन तो हम ब्रांड और रेंज दोनों को चेक करते हुए जाएंगे ना। प्राइस का तो फर्क है, प्राइस वही मैं कह रही हूँ ना, ब्रांड और प्राइस दोनों के हिसाब से हर एक ब्रांड की मुझे प्राइस बताया कि आपका ये जो सैमसंग गैलेक्सी A02s है जो कि 20,000 रुपए का है और ये वाला 24 का है, तो हम इसको अपने क्राइटेरिया में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे सर, करेंगे, ठीक है, चलो इसको भी कर लिया। सर उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह ही हमारी सेट नहीं है। जब मेरी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी ना कि रिक्वायरमेंट सही सेट नहीं, मुझे 20,000 रुपए का फोन चाहिए। और कौन सी रिक्वायरमेंट बताया मुझे, बताएं कि वो गोरी होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, उसमें स्पेसिफिकेशन भी होती है ना कि हाँ बताएं मुझे। नहीं सर, स्पेसिफिकेशन सर रैम उसकी हार्ड, रैम इसकी ये होनी चाहिए, हार्ड उसकी ये होनी चाहिए, उसका डिस्प्ले इतना होना चाहिए, मैं आपको अपना क्राइटेरिया बता देता हूँ, आप मुझे बताएं। मेरे पास 20,000 रुपए हैं, मुझे जो है वो 8GB रैम वाला और 8 कोर वाला और फोन चाहिए सैमसंग का। सर वो नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना क्राइटेरिया चेंज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे 20,000 रुपए में जो भी सबसे बेस्ट फोन है वो दे दो, ये मेरा क्राइटेरिया। अब आप बताइए क्या करेंगे? सर फिर इन्फिनिक्स ही सही है। सर आप ये करेंगे कि आप 3-4 मॉडल ऐसे लेंगे जो जिनकी के यहाँ पे बताओ ना, यहाँ पे आ गया हूँ ना मैं, यहाँ पर आ गया हूँ। सर अभी बताओ मैं क्या करूँ? आपस में कंपेयर कर लेंगे, उसमें इसमें ऑप्शन होती है कंपैरिजन की। आप ये देखेंगे कि मैं आप देखें, अब मेरे स्टेप बाय स्टेप चले ना। आप मुझसे वो वाली बातें क्यों कर रहे हैं जो मैं टेक्निकली तौर पे कर नहीं सकता? मैंने सबसे पहले ये वाला फोन उठा लिया जो 15 से 25 के दरमियान में। अब मैं क्या करूँ? सर ये जो है ना सेकंड फोन इन्फिनिक्स इसको उठा लेंगे और सैमसंग पहला वाला उठा लेंगे। मैं अपना क्राइटेरिया कर देता हूं। मेरा क्राइटेरिया 15 से 25 के दरमियान ही है ना। अब आप मुझे बताएं कि मैं उसके बाद या मैंने कर लिया, अब मैं क्या करूं? फर्ज करेंगे 1000 फोन आ गए हैं सर, टेक्नो और सैमसंग ये 3 फोन आप पिक करेंगे जो कि 20,000 में फॉल कर रहे हैं। और इनकी आप मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा है कि मेरा ये क्राइटेरिया जो है 15 से 25 तक का सही है। अब मैं क्या करूं? इसको नैरो डाउन करें। वीवो जो 15-16 के अंदर है सर, यहाँ तक आप सारे फोन्स की स्पेसिफिकेशंस चेक कर लें।
यहाँ के शुरू के शुरू की पहली पूरी लाइन और सर सेकंड तक जो है 1599 सर हर ब्रांड का जो है वो करेंगे चेक। सर सबसे पहले सबसे मैक्सिमम प्राइस जो है ना जो हमारे क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रही है सर उसको हम पहले एक्वायर करेंगे, उसके सारे ब्रांड्स हम खोलेंगे, वो चेक करेंगे। मुझे वो बात बताओ जो मैं कर नहीं सकता, मुझे ये बात बताओ मैं कर सकता हूँ। मुझे ये वाला फोन खोलना है या नहीं खोलना? यस नो? यस। मुझे या तो बताओ कि सर आप ऐसा करें, मेरी बात सुन लो, मुझे आप ये बताओ कि सर आप बोले मुझे बताओ। जैसे एक साहब ने मुझे बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि सर आपने जो है ना वो प्राइस रेंज के ऊपर फिल्टर लगा देना है, मैंने लगा दिया। अब आप मुझे बताओ कि भाई आप इसके ऊपर मजीद कोई फिल्टर लगा दे तो मैं लगा देता हूँ। अब आप मुझे ऐसे मशवरे ना दो, प्रैक्टिकल मशवरे दो। अब मैं क्या करूँ? स्क्रीन साइज का फिल्टर लगा, एडवांस सर्च में जाकर आप जो है ना इसके सेकंड स्पेक का फिल्टर लगा दें। लाइक आप कहते हैं कि एडवांस सर्च में यूज नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा? सेकंड फिल्टर लगाएं। सेकंड फिल्टर क्या लगाऊं? स्क्रीन साइज लगा दें। नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता कि स्क्रीन साइज जो है वो इम्पोर्टेंट होती है या नहीं होती, तो मैं क्या करूंगा? ब्रांड का लगाएं। ब्रांड का लगाएंगे। अच्छा, लेकिन मुझे एक मैं आपको रैम का आपने कहा था रैम मुझे चाहिए इतनी। हाँ देखिए, मैंने आपको उसको बता भी दिया था कि मुझे 4 GB रैम चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या करूंगा? रैम सर रियलमी का ले लें। रियलमी का क्यों ले? मतलब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे बताओ कि इसमें मुझे क्या करना है ना। ये मेरे पास फोन के सेट आ गए, मैं आपकी जो रिक्वायरमेंट है 4 GB मिल जाएगा। सर इनकी स्पेसिफिकेशंस देखें। 4 GB प्लस इसी प्राइस रेंज में रैम 4 GB प्लस। मुझे बताओ ना, 4 GB प्लस नहीं मिल जाएगा, 4 GB मिल जाएगा। मेरी बात समझ नहीं रहे मेरी, मैं बार-बार एक ही चीज आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग मेरे सवाल पे गौर नहीं कर रहे असल में। सर मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट मोबाइल को क्लिक करूँगा, उसको देखूंगा, अगर वो मुझे प्राइस रेंज मुझे पता चल जाएगी कि वो इस ये मैंने फर्स्ट मोबाइल क्लिक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा? अभी अब मुझे इसकी प्राइस पता चल गई। हाँ, इसकी प्राइस और स्पेसिफिकेशन मुझे पता चल गई, प्लस स्पेसिफिकेशन देखूंगा मैं। इसकी प्राइस देख ली है, मेरी इसकी प्राइस जो है वो 24,000 रुपए है, और मैं अब इसकी स्पेसिफिकेशन देख रहा हूँ। ठीक है, देख ली मैंने। ये चीज रिव्यू देखने नहीं लग रही है, बताओ रिव्यू देखने या नहीं? रिव्यू अगर ऑनलाइन में देख रहा हूँ तो देखने चाहिए रिव्यू के। इसके मोबाइल अगर आपके सवाल को मैं चेंज कर रहा हूँ कि मैं इसकी स्पेसिफिकेशन देखूंगा और इसकी रिव्यू देखूंगा। देख लिए मैंने, अब मैं क्या करूँ? अब देखने के बाद अब मुझे पता चल गया कि मुझे 25,000 की जो बिल्कुल मेरी बैरियर है ना, उसमें मुझे ये चीज मिलेगी। अब मैं इसी टाइप के 2-3 मोबाइल, मतलब इसी जो बैरियर है, क्या करूं? मैं वापस यहाँ आ गया हूँ, आप मुझे बता क्या करूं? अब जो सर नीचे प्राइस रेंज लिखी हुई है, मैं इस प्राइस रेंज में जैसे टेक्नो पोवा आ गई ना, देखो प्राइस रेंज आ गई मेरे सामने। अब मैं नेक्स्ट क्या करूं? मैं रैंडमली, जैसे ये टेक्नो है, अगर मेरा पहला मोबाइल 24,000 था तो टेक्नो में देख लूंगा ये 25,000 है। इन दोनों को मैं कंपेयर मैंने टेक्नो क्यों चूज किया? ये 16,000 रुपए वाला, ये वाला ना, क्यों चूज किया? नहीं सर, ये नहीं, लास्ट पे चला गया मैं, इसी लाइन में लास्ट वाला ऊपर। अच्छा, इसी लाइन में लास्ट वाला, अब मैं डायरेक्ट लास्ट पे चला गया। उसकी क्या वजह है सर? क्योंकि मैंने देखा कि मेरा जो पहला मोबाइल है ना 24,000 था, और जो लास्ट 25,000 है, तो इन दोनों में कंपेयर करूंगा। अच्छा, इन दो को कंपेयर करोगे सिर्फ? बिल्कुल ठीक है, ये कर लिया, ये कंपेयर किया। इसकी स्पेसिफिकेशन पुराने वाले से ज्यादा अच्छी है और इसके रिव्यू भी अच्छे हैं। अब मैं क्या करूं? नेक्स्ट वाला सर्च करेंगे और उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो, मुझे यहाँ पर आ गया हूँ मैं ना। अब मुझे बताओ, अब नेक्स्ट वाला कौन सा है? मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अब मुझे बताओ मैं किधर जाऊँ? नेक्स्ट पे, लेफ्ट पे, राइट पे, कहाँ जाऊँ? सर इसी में सर फिर इन्फिनिक्स का जो सेकंड मोबाइल है उसको चेक करें। जो सेकंड कौन सा वाला? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। फर्स्ट रो का सेकंड जो है, फर्स्ट रो का इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले जो है 1699 का जो है, ये वाला हाँ ओपन कर लिया। लेकिन मैं यहाँ से यहाँ पर क्यों आया हूँ? हेलो सर, हमने पहले मैक्सिमम रेंज उन्होंने चेक की, जिस तरह अभी पहले की गई है, उसकी रेंज की बेस पे किया है। दो ब्रांड्स को कंपेयर कर लिया ना। वो एक ही चीज को आप लोग बार बार कर रहे हैं। मैंने ये रेंज दे दी है ना यहाँ पर। अब मेरे पास ये तो खत्म हो गया ना, मेरे पास इस रेंज के अंदर ही सारी चीजें आ रही है ना। अब मुझे बताएं कि मैं यहाँ से यहाँ पर क्यों जाऊँ? सर अब इन्फिनिक्स और सैमसंग को कर लें चेक आपस में। समय आपने टेक्नो को चेक किया ना सर? आपने जो पिछला फोन चेक किया उसकी प्राइस थी 25,000, तो अब अगला आप चेक करें वो भी 25,000 का होना चाहिए, लेकिन उसमें हो सकता है स्पेसिफिकेशन और हो, उसके रिव्यू ज्यादा हो। मैं कहाँ जाऊँ सर? नेक्स्ट लाइन मैं इससे फिर आगे देना। मैं इससे आगे और जाऊंगा। नेक्स्ट लाइन आगे जाओगे?
हाँ हाँ, आगे जाऊंगा और देखूंगा कि मुझे जो स्पेसिफिकेशन मुझे पहले मिल रही थी इस मोबाइल की, वो आगे किसी और मोबाइल में मिल रही है जो इससे कैसे कम उसके लिए क्या, प्राइस में मुझे मिल देखो बात ये है ना, उसके लिए मुझे उस मोबाइल की स्पेसिफिकेशन में जाना पड़ेगा ना। अब मुझे क्लिक करना बताओ पड़ेगा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन ले ली, अब मैं नेक्स्ट किस पे क्लिक करूँ? हाँ, अब मैं 2-3 मोबाइल छोड़ के फिर मैं क्लिक कर दूंगा। 2-3 मोबाइल छोड़ के क्लिक कर दोगे ना? कौन से 2 छोड़ दूं या 3? सर 3 छोड़ दें। 3 छोड़ दिए, चौथे पे क्लिक कर दूं? क्लिक कर दें। इस पे क्लिक कर दिया। इसको देख, हाँ इसको इसकी देखूंगा भी मैं, देख ली इसको भाई। देखूंगा, हाँ इसमें देखूंगा मैं। थोड़ा सा आगे आया हूँ तो मुझे प्राइस कम मिल गई, लेकिन स्पेसिफिकेशन मुझे ज्यादा अच्छी मिल गई, तो स्पेसिफिकेशन मिल गई। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूं? इसी चीज को कंसीडर करते हुए मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा और देखूंगा कि यार थोड़ा सा आगे कितना? मैं यहाँ पे ऐसी 2-4 दुकानें, मतलब मैंने अभी कंसीडर किया ना, मैंने यहाँ अभी पे कंसीडर किया ना मैं कि यहाँ से 3-4 कहाँ दुकानें जाऊँ? छोड़ के, हाँ मैंने भी कंसीडर किया, मैं 3-4 मोबाइल छोड़ के चौथा मोबाइल क्लिक किया। देखो 3 या 4, एक चीज बताओ ना, नंबर बताओ, 3 या 4? मैं यहाँ से, हाँ सर ऐसी रैंडमली, मैंने ऐसी रैंडमली अपने आप को, रैंडमली भी तो रैंडम का तो फंक्शन होता है ना। आप मुझे रैंडम बताओगे, मुझे नंबर तो बताओगे ना। सर 3 छोड़ दे। 3 छोड़ दे। 3 छोड़ना रैंडम नहीं, क्योंकि आप पहले भी 3 छोड़ चुके हैं। मैं मेल कर दूंगा साहब। क्या आप रैंडम पे जा रहे हैं या 3-3 के स्टेप पे जा रहे हैं? सर वैसे ही मैंने 3 ऐसे ही बोल दिया, 4 छोड़ दें सर। पहले 3 छोड़े थे और अब 4 छोड़े थे। पहले 3 क्यों छोड़े थे और अब 4 क्यों छोड़ रहे हो? सर वैसे ही मैंने रैंडमली नंबर जो ज़हन में आया चलो खैर, मैं अब यहाँ पर आप लोगों को सबकी जो बहस मुबाहिसा है इसको रोकता हूँ, और अब आप लोगों को मैं सबको म्यूट ऑल कर रहा हूँ। एक तो बात यह है कि आप लोग सबके सब जो है ना, वो बिल्कुल भी जहानत का इस्तेमाल तो करते ही नहीं। जितनी भी बातें आप लोगों ने अभी तक की हैं, उनका सिवाय इमोशन से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है? तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इन चीजों को समझ ही नहीं पाते। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ईमानदारी से बैठें और सबसे पहले तो अपनी जहानत देखें। शायद इसीलिए पाकिस्तान में बहुत सारे लोग और आप लोग तरक्की नहीं कर पा रहे कि आपके साथ ये बड़ा मसला है कि आपको पता ही नहीं है कि डिसीजन लेना कैसे है और लिया कैसे जाता है। सही है? बाद में कभी आराम से बैठकर इस स्मार्ट मोबाइल की लाइन पे जाइएगा और यही वाला क्राइटेरिया आएगा, तो आप देखेंगे कि आप लोग सबके सब कंफ्यूज है। इंटेलिजेंस और कंफ्यूजन वो अलग अलग चीजें हैं। जब आप कोई डिसीजन इंटेलिजेंस के बेस पे नहीं ले पाते तो आप कंफ्यूजन की बेस पे लाते हैं। लेकिन अगर आप कभी इसकी जो कल की जो लास्ट क्लास है मेरी सैटरडे की, वो आप वीडियो देखिएगा, उसमें लोगों ने काफी अच्छे डिसीजन जो है वो मुझे दिए दोनों चीजों में, और उसके अंदर हमने जो है वो ऑब्जर्व किया कि भाई नॉर्मली तौर पर जो दुनिया में कहीं पर भी कोई भी काम करें, आप इस बात से अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस बात पे बहस करने लगते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन नॉर्मली तौर पर आपके पास जो ऑप्शंस है, वो पहला ऑप्शन ये होता है कि आप लीनियर सर्च करते हैं। ठीक है? दूसरा जो है, अब वो लीनियर सर्च के बाद दूसरा होता है विद द गैप, यानी कि स्टेप्स। यानी जैसे आपने कहा भी 3 छोड़ देंगे, 4 छोड़ देंगे, या अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, मुझे जवाब दें। आप जो है वो दूध वाले हैं और आपको एक मोहल्ले में दूध की सप्लाई करनी चाहिए। हर घर में जाकर 50 घर हैं और 50 घर में जाकर आपको दूध बांटना है, तो आप इसमें से कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करेंगे? पहली, दूसरी या तीसरी? मैं यहाँ पर पहली वाली सर, पहली फर्स्ट वाली। इसमें सबसे पहले बताओ कि ये तीसरी वाली सर्च, ये तीसरा वाला ऑप्शन क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्योंकि सर सारों को देना है, तो हमें रैंडम करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम स्टार्ट से शुरू करेंगे और एंड तक जाएंगे। अच्छा, अब मैं सवाल को थोड़ा सा ट्वीट करता हूँ। आप एक दूध वाले हैं, आपको लोगों के पास जाके पता करना है कि वो आपका दूध इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, तो इसके अंदर आपके पास कौन सी सर्च सबसे बकवास होगी? सर पहली वाली, फर्स्ट वाली। यानी कि आप एक एक घर में नहीं जाएंगे, तो क्या आप रैंडम सर्चिंग करेंगे? यस सर, सेकंड वन करेंगे। आप लोग जितने भी फैसले कर रहे हैं, उनकी जो बुनियाद है, उनकी बुनियाद जो है वो 2 चीजों के ऊपर है, बोर्डम और लेजीनेस। इनका जहानत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम जैसे एक बंदा है, वो जाता है पहली दुकान पे जाता है, वहीं पे जो भी उसको चीज मिलती है उठा के लेकर आ जाता है। ये जो फैसला है, ये उसकी लेजीनेस के ऊपर बेस करता है। अगर इंटेलिजेंट डिसीजन होगा, तो इंटेलिजेंट डिसीजन ये होना चाहिए कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि एवरी
एवरी डेटा सैंपल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ा है, मिसाल के तौर पर आप जो है वो एक ऐसी बिल्डिंग या ऐसे अपार्टमेंट में जा रहे हैं जहां पर 1000 फ्लैट है और वो अपार्टमेंट जो है वो 4 फ्लोर पर है और वहां पर जो है वो सीढ़ियां जो है वो मौजूद है, लिफ्ट मौजूद नहीं है, तो आपके लिए और टाइम आपके पास कम है, तो आप उसमें गैप के साथ जाएंगे, यानी एक पहले नंबर फ्लैट पे जाएंगे, फिर चौथे पे जाएंगे, फिर मतलब 5-5 6 का गैप करते हुए आप चले जाएंगे, ठीक है। रैंडम सर्चिंग जो है वो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा खतरनाक बात है, क्योंकि रैंडम सर्चिंग में इस बात के चांसेस हैं कि आपको जो रैंडम नंबर मिले, पहले वाला ही मुश्किल मिल जाए, उसके बाद आसान मिल जाए, उसके बाद दोबारा मुश्किल मिल जाए, तो यू नेवर गो फॉर द रैंडम थिंग। जब भी आपको सर्चिंग करनी होती है, उसमें जो रैंडम सर्चिंग होती है वो सबसे ज्यादा लेस एफिशिएंट होती है। इसको आप कभी करके देखिएगा कि आपके पास 50 दुकानें हैं, इसमें सबसे आसान तरीका यह है कि मैं एक एक दुकान में जाऊं और वहां से पता करूं कि भाई आपके पास क्या रेट है, उसके बाद दूसरी में, तीसरी में। अगर मैं यहाँ पर रैंडम सर्चिंग करता हूं तो इसमें सबसे बड़ा खतरा होगा, पहले मुझे रैंडम नंबर मिला 25वां, उसके बाद रैंडम नंबर मिला फर्स्ट, उसके बाद रैंडम नंबर मिला 50वां, तो अब क्या हो रहा है कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम जो है वो एक दुकान से दूसरी दुकान में जाने में लग रहा है। लेकिन अगर मैं लीनियर सर्चिंग करूंगा तो उसमें मेरी इफिशिएंसी ज्यादा होगी, क्योंकि मैं डिस्टेंस कम से कम तय कर रहा हूं। तो आप लोग बार बार रैंडम करते हैं, असल में आपको ये रैंडम चीज जो है वो सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको लीनियर सर्चिंग ही करनी है। अब इसके अंदर लीनियर सर्चिंग के अंदर एक और चीज होती है, आपने लीनियर सर्चिंग की, आप पहले 5 दुकानों पे गए, 5 दुकानों के ऊपर जाकर जो है वो आपने रेट पता किए, आपको पता लगा कि यार रेट जो है वो सिमिलर है, पहली दुकान में भी 1700 है, 5वीं दुकान पे भी 1700 है, तो आपके पास 50 दुकानें हैं, तो आपने क्या किया कि वो 6ठी दुकान पे गए नहीं आप, और आपने इज्यूम कर लिया कि यार सबके रेट एक ही जैसे, ये अर्ली ब्रेकअप हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या किया कि आपने लीनियर सर्चिंग स्टार्ट की, आप शुरू की 5 दुकानों पे गए, उसके बाद आपने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं छोड़ दी, फिर 10वीं दुकान पे चले गए, फिर 10वीं के बाद 10वीं छोड़ दी, फिर 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं दुकान के पास चले गए, फिर 15वीं दुकान के बाद आपने क्या किया कि 10-10 दुकानें छोड़नी पड़ गई, यानी हर जगह जो है वो आपका जो गैप है, जिसको हम जो है स्टेप्स कह रहे हैं टेक्निकली, वो बढ़ रहे हैं। हर यूं समझ लें कि हर 10% डेटा को प्रोसेस करने के बाद आप जो है वो अपना गैप बढ़ा देते हैं। ये वो बिहेवियर है जो आप किसी भी किस्म की सर्चिंग के लिए आप करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कि पहले से, ठीक है, अब ये वाली जो चीज है इसके अंदर कुछ कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था, ये मोहम्मद मुहिद्दीन है, ये काफी एक्सक्यूज कर रहे हैं ये असाइनमेंट के बारे में। पहली बात तो ये, इन्होंने 2 बार असाइनमेंट सबमिट कराया और एक में तो इन्होंने रोल नंबर नहीं लिखा, और इन्होंने फाइल जो अपनी डाली वो उसकी जुपिटर की फाइल डाली और उस पर भी एक्सक्यूज कर रहे थे कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है, ये हुआ है। एक जगह इन्होंने क्या किया है, रोल नंबर की जगह अपना नाम लिख दिया और वहां पे पाइथन की फाइल डाल दी, तो वहां हम तो मैन्युअली चेक नहीं कर रहे, तो आप इसमें हमारी क्या गलती है जो एक्सक्यूज कर रहे हैं? बस छोड़ दो ना इसको, इनकी ये आपसे सिलेक्ट पे अलग से बात कर लेंगे, फिर देख लेना, अगर कोई इसके लिए अगर आप कोई फेवर दे सकते हैं तो आप फेवर दे मंसूर ब्रो, वरना जो है वो आप छोड़ दीजिएगा। सर ऐसी हम बात, क्लास में फोकस करते हैं, असाइनमेंट पे कोई बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। इसको भी असाइनमेंट में बात करनी है, वो आपसे सिलेक्ट पे डिस्कस कर लेगा डायरेक्ट मैसेज करके। अच्छा, एक है आपके पास प्रीवियसली डेटा। अब यहाँ पर हम दोबारा जो है वो अपनी मशीन लर्निंग पे आते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल, ठीक है। अगर आपको बेस्ट चीज चाहिए तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए इतना ज्यादा फिजिबल नहीं है। फॉर ह्यूमन यस, फॉर मशीन नो। अब इसके अंदर मेरे पास सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम ह्यूमन होते हैं तो हम अपने डिसीजन के अंदर डंडी मारते हैं, हम रैंडम चले जाते हैं, हम गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन आपके पास मशीन हो तो आपके पास आप अपने स्टेप्स बहुत कम कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर ये जो वाट मोबाइल वाला है,
ये मुझे खुद देखना है, तो मैं बार बार अपनी लेजीनेस की वजह से बार बार जो है यूं कर रहा हूँ, टाइम जाया भी कर रहा हूँ और कोई अच्छा डिसीजन मिला। लेकिन अगर ये तो मेरे पास एक मशीन हो जो एक एक को चेक करे और कंपेयर करे, तो मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा। अब अगर मेरे पास मैं ये सारा डेटा एक जगह जमा कर लूँ और जमा करने के बाद इसमें से निकाल लूँ कि भाई सबसे ज्यादा इस प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा अच्छा प्रोसेसर, सबसे ज्यादा रैम, सबसे ज्यादा स्टोरेज, सबसे बड़ी स्क्रीन, ठीक है, और सबसे अच्छा ब्रांड, ये कहाँ पर है, और वो मुझे वो डेटा की लाइन मिल जाए 2-3, तो मेरे लिए डिसीजन आसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि मैं उस बेस के ऊपर डिसीजन, तो मैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम का शिकार हूँ वो ये है कि मुझे अपनी मैं कर तो लीनियर सर्चिंग रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर सर्च किया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा सर्च नहीं कर पा रहा। उसकी वजह ये है कि मेरे जो ब्रेन है वो बोर्डम का शिकार हो जाता है, बेजार हो जाता हूँ मैं। लेकिन अगर ये मशीन होती तो मेरे पास ये जो जितने भी डेटा है, मिसाल के तौर पर ये 100 मोबाइल का डेटा है, मैं बड़े आराम से ये डेटा मुझे एक जगह जमा करके मिल जाए और मैं इसके अंदर मैक्स का फंक्शन भी लगा दूं, तो मेरे लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को बात समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। आ रही है सर समझ? ठीक है, इस यही चीज जो है, बस ये जो है, यही हमारी जो है वो मशीन लर्निंग है। सर ये प्रीवियसली डेटा जो आपने लिखा सर इसको एक्सप्लेन करें, ये कुछ कर मतलब रहा हूँ मिसिंग हो गया मैं। हाँ जी मशीन अच्छा। लर्निंग के अंदर जो है वो हम इसको काम करते हैं ट्रेनिंग का। सर एक दफा दोबारा रिपीट करिएगा। मशीन लर्निंग के अंदर ये वाला जो फेस है ये है हमारा ट्रेनिंग का, जिसके अंदर हम बेस्ट फाइंड कर रहे हैं। और आपने यहाँ पर जो बताया यार प्रीवियसली डेटा या प्रीवियसली या किसी आपको फ्रेंड ने बताया, जिसको आपने क्या कहा था, जान पहचान, मशहूर, ये सारी की सारी चीजें जो है पास्ट एक्सपीरियंस, ये आप इसको पास्ट एक्सपीरियंस कह लें। मैं इससे ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन इन सबको हम ये क्या कहेंगे, हम इसको हम नाम देते हैं आप पहले कोई चीज सर्च करते हैं, अगली मर्तबा क्या होगा, आपने देखा यार इस दुकान पे सबसे कम प्राइस मिलते हैं, अगली मर्तबा क्या होगा, आप डायरेक्ट इस दुकान पे चले जाए, ये वाला इसका। लेकिन ये कब होगा, ये नेक्स्ट स्टेप है, यानी पहली मर्तबा आपको बेस्ट ऑप्शन के लिए ये वाला काम करना पड़ेगा। अगर आप पहली मर्तबा ये वाला काम कर लेंगे तो आप जो है वो अगली मर्तबा ये वाला काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ क्या है, आप जो है गैप बढ़ा देंगे, यहाँ तो सब लोग अग्री है। यस सर। ठीक है, तो आप बहुत सारी जगहों के ऊपर बात औकात अच्छी चीज आपको इसलिए भी नहीं मिलती, आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप एक ड्रेस लेने जा रहे हैं, आपने क्या किया, शुरू की 10 दुकानों में देख लिया, 11वीं 12वीं पे गई नहीं, क्यों, क्योंकि आप थक गए थे, या आपने बोला यार बाकी सब में भी ऐसी होगा, इज्यूम कर लिया, तो आपने क्या किया, अर्ली ब्रेकअप पे चले गए आप। लेकिन अर्ली ब्रेकअप का एक चांस है, हो सकता है आपकी बात सही हो सकता है गलत हो, लेकिन अर्ली ब्रेकअप के ऊपर इस बात के चांसेस है कि आपको अच्छी चीज मिल सकती थी लेकिन नहीं मिली। इसी तरह आपके गैप जब आपने बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए गैप, तो इस बात के चांसेस थे कि आपके पास जो ऑप्टिमल वैल्यू थी वो बीच में से मिस हो गई।
लेकिन एक मर्तबा अगर आपने ये वाला एक्सटेंसिव प्रोसेस कर लिया या कुछ मिनिमल गैप के साथ कर लिया जिसमें छोटे छोटे गैप्स हैं, तो उससे फायदा क्या होगा कि आप जो है आपको बहुत ही अच्छी चीज जो है वो मिल सकती है, आप ऑप्टिमल या बेस्ट वैल्यू की तरफ जा सकते हैं। यहाँ तक कोई बात समझ में आ गई है तो बता दें, नहीं आई तो बता दें। आ गई है सर। आ गई है। कोई और चैट के ऊपर कोई सवाल है मंसूर किसी के पास? नो सर अभी तो नहीं है। हैंड्स अप किया हुआ किसने शायद, सॉरी हैंड्स रेज किया हुआ है किसी ने। ठीक है, तो अगर कोई सवाल है तो कोई कर दे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब पूरी की पूरी जो कहानी है ना वो यही है। असल में मशीन लर्निंग जो है वो यही वाली है। होता ही है कि बहुत सारे लोग मशीन लर्निंग पढ़ लेते हैं लेकिन वो इन चीजों को नहीं समझते। जब वो इन चीजों को नहीं समझते मशीन लर्निंग के अंदर वो अक्सर फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही लगता। वो बहुत सारी चीजें रट तो लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आती। तो आप लोगों को लीनियर सर्चिंग चीज क्या है? ये लीनियर सर्चिंग है ना, आपको एक एक जाकर एक एक दुकान पे जाकर सर्च करना है, एक एक डेटा को जाकर देखना है कि इसके अंदर वैल्यू कौन सी पड़ी है। ये लीनियर सर्चिंग। इसके अगेंस्ट में जो आती है वो है रैंडम सर्चिंग। रैंडम सर्चिंग में आप पहली पे जाते हैं, फिर एक रैंडम फंक्शन अप्लाई करते हैं, आप 25वीं दुकान पे जाएंगे, फिर आप रैंडम फंक्शन अप्लाई करेंगे, वो 5वीं दुकान पे चले जाएंगे, फिर रैंडम फंक्शन अप्लाई करेंगे, वो 30वीं दुकान पे चले जाएंगे, फिर रैंडम फंक्शन अप्लाई करेंगे, वो 50वीं दुकान पे चले जाएंगे, फिर रैंडम फंक्शन अप्लाई करेंगे, दोबारा 20वीं दुकान पे आ जाएंगे। तो ये एक रैंडम सर्च हो गई। सर ये पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे हम फिर उसके बाद सर्चिंग जो है वो रैंडम सर्चिंग होगी या वो भी अगर फिर आपके हमने पास पास्ट एक्सपीरियंस है तो आपको जो है वो रैंडम सर्चिंग की जरूरत है। उसकी सर्चिंग की जरूरत नहीं है, आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है। अब आप उसी दुकान पे चले जाएंगे जहाँ पिछली मर्तबा गए थे। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। भाई बोलो ना, जब आप बोलो तो सही। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही लग रहा है। अच्छा, अब आपको क्या करना क्या है, आपको जो है ये किताब पढ़नी है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपका। मैं इस किताब से चला जाता हूँ। मैं आपको कहता हूँ गेट वेल सून मैसेज। मुझे बताओ इसमें से सबसे अच्छा मैसेज आप लोगों को कौन सा लगा? हाँ यार, ये सारे मैसेजेस हैं, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। अब मुझे बताएं इसमें से सबसे अच्छा मैसेज आप लोगों को कौन सा लगा? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने पास ताकि इसको नंबर्स दे सकूं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि इसके अंदर आपको सबसे अच्छा मैसेज कौन सा लगा और क्यों लगा? पोल कर लूंगा या वैसे ही बता देंगे? फिर फिफ्थ। सर मैंने 1 से लेकर 8 तक रीड किया और मुझे 8 वाला अच्छा लगा। सब बुक का पेज नंबर बताइएगा। किया फर्स्ट 10 नंबर 12। तो फर्स्ट अच्छा लग रहा है। फर्स्ट अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, अब मुझे बताएंगे ये फर्स्ट वाला क्यों अच्छा लग रहा है आपको? जो बात कहना चाहते हैं सिंपल वर्ड्स में कह दिए, कोई ज्यादा घुमाव 12 अच्छा है यार। ये कि बस इतनी ज्यादा विशेष देना भी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितनी भी चीजें हैं इनके जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो किस बेस पे ले रहे हैं? आप इंडिविजुअल डेटा पे ले रहे हैं, ये वाले पर। ये आपका डेटा है ना, अगर आप इसको डीपली पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो इसमें जो बेस्ट वर्डिंग यूज हो गई है, जो बेस्ट वर्ड यूज होंगे उसको आप चूज कर लेंगे।
लेकिन अगर आप रैंडमली देखें, आपने जैसे पहला पढ़ा और आखिर ये पढ़ा, तो आपने क्या किया, आपने देखा होप यू फील स्टडीयर स्ट्रॉन्गर बेटर, ठीक है, आपने बोला यार ये और ये में से कौन सा बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है। हो सकता है कि इसके बीच के अंदर और इसके बाद के अंदर भी कुछ बेस्ट वर्ड हो, लेकिन वो आपने चूज नहीं किया। तो ये आपने क्या किया, ये आपने एक रैंडम सर्चिंग या गैप के साथ सर्चिंग, और एक ये है कि आप इसको एक एक वर्ड को सही से पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी जो सर्चिंग है ये कौन सी है, ये लीनियर सर्चिंग है। और इसके अंदर जो चॉइस है वो किसके ऊपर है, डेटा के ऊपर है, और वो डेटा उसमें क्या है, वर्ड है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक अच्छा वर्ड होगा जो आपको अच्छा लगेगा, अब वो अच्छा की भी डेफिनेशन है, वो कौन सा होगा, तो वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब हम किताब पर आते हैं, अब हम किताब के ऊपर चले जाते हैं, और किताब के अंदर हम ये देखते हैं कि असल में ये जो है ना, ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम बुक का पेज बताइएगा। बुक का पेज चैप्टर 1 है ये, और इसका पेज है क्या है भाई, इसका पेज 4 नंबर है, 4 है 26। अच्छा, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपका जो इस डिसीजन के अंदर ये है कि आप अपनी जो किसी भी आपने काम को, अगर वो आप इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर करते हैं, आप अपने किसी भी काम को अगर आप इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा। कोई ऐसा मुझे काम बताए जो आप जहानत की बेस पे करते हैं और इसके अलावा कुछ और करते हैं। कोई जहन में लाए ऐसा काम जो इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर आप करें और इसके बगैर कर लें। सर जैसे मतलब कि हम वॉलीबॉल अगर फिलहाल खेलते हैं तो वो हम जहानत की बेस पे भी खेलते हैं, हमें पता होता है हमने इधर गैप है, हमने इधर फेंकना है बॉल, ये वो वगैरह। आप बिल्कुल आपने सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये देखें, आप वॉलीबॉल खेलते हैं वैसे? यस सर। अच्छा, लेकिन मैं वॉलीबॉल नहीं खेलता, तो क्या मैं आपके बराबर वॉलीबॉल खेल लूंगा गेम के अंदर? नहीं सर। क्यों, क्या चाहिए मुझे? एक्सपीरियंस नहीं, और कुछ बताएं, लफ्ज मत बदलें। ट्रेनिंग चाहिए, बिल्कुल। अब ट्रेनिंग कैसे होगी? ट्रेनिंग के अंदर आप मुझे 1 बाय 1 एक चीज मुझे बताएंगे कि भाई देखें ये वाला शॉट ऐसे मारा जाता है, और वो कम से कम मैं 20 मरतबा करूंगा, तभी लर्निंग होगी ना उसमें मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने भी जो डिसीजन ले रहे हैं, आप यहाँ पर हैं, आप जब गेम खेल रहे हैं तो आप ये वाला फेस ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। आपने डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर अपनी बॉल को शूट करना की ट्रेनिंग ले ली है। अब आप यहाँ पर हैं, मुझे अगर ये वाला काम करना पड़ेगा तो या तो मैं गेम खेलने आपको भेज दूंगा, या फिर जो है ये वाला काम करूंगा। अब जो यहाँ पर फैसले हैं वो डिफरेंट जगहों से बॉल को शूट करने के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जैसे हमने बात की थी, या हम बात करते हैं कि अभी हम जब सेल फोन ले रहे थे तो हमारे पास जो मेजर स्पेसिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया था वो था स्क्रीन का साइज, मेमोरी, प्रोसेसर का साइज, स्टोरेज, कैमरा या पिक्सल्स। ये 5-6 मेन क्राइटेरिया थे, सही है। और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं जो आप नहीं कंसीडर करते, क्योंकि आप ह्यूमन है ना, थक जाते हैं। अगर आप मशीन होते हैं तो आप उसके अंदर जो है वो ब्लूटूथ का वर्जन, ठीक है, वाईफाई का वर्जन, और 4G 5G और 3G की अवेलेबिलिटी, ये सब भी चेक करते हैं। लेकिन क्योंकि आप एक ह्यूमन है तो आप बोर हो जाते हैं या थक जाते हैं, तो आप नहीं कर पाते, सही है। और कोई इस तरह की कोई बात कहना चाहता है जिसमें उसको लगता है कि इन चीजों के बगैर, यानी ट्रेनिंग और इन ट्रेनिंग के बगैर जो है वो कर सकता है। अब जैसे वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल के अंदर आपका जो क्राइटेरिया है ट्रेनिंग का क्या होगा कि डिफरेंट पोजीशन से, और डिफरेंट पोजीशन से आपको बॉल को रिसीव करना है, एक तो ये क्राइटेरिया है। फिर डिफरेंट पोजीशन है, वहां से बॉल को आपको शूट करना है, ठीक है। तो ये अगर ये सारे मिसाल के तौर पर अगर आपके जो गेम है उसके अंदर जो है वो 50 डिफरेंट लोकेशन है आपके ग्राउंड की, और वहां से आप बॉल रिसीव भी करते हैं और बॉल शूट भी करते हैं, तो दो तो ये हो गई, तो ये 100 ऑप्शंस हो गए। और 100 के बाद बॉल डिफरेंट जो है वो आर्क बनाते हुए आती है, मिसाल के तौर पर 5 डिफरेंट किस्म के आर्क बना लेती है वो, तो
500 होगा ये, ठीक है। और जाते हुए भी जो है वो आप उसके अंदर डिफरेंट प्रेशर लगाते हैं, और वो 5 टाइप के प्रेशर लगाते हैं, तो अब जो है ये 2500 हो गए। अब 2500 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर से जो है वो आपको लर्न करना है कि मोस्ट इफिशिएंट ऑप्शन जो है वो क्या होगा। यानी कि आप जब कोई बॉल जो है वो शूट कर रहे होते हैं, तो आप उस वक्त डिसीजन लेते हैं कि मुझे इस बॉल को शूट करना है, गैप में भेजने के लिए क्या एंगल होगा, वो जो बेस्ट एंगल है और वो जो बेस्ट पावर है वो आपको लगानी है। उसके लिए आपको ये चीज पहले किसी न किसी वक्त सीखनी पड़ेगी। ठीक है जनाब। और कोई यहाँ पर कोई सवाल ये करना चाहिए या बताना चाहिए यार मैं इनके बगैर जो है, अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको जो है वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा यही वाला काम करेगा या ये वाला काम करेगा। उसके बाद जो है वो आप इसी जगह पर आएगा ना। मिसाल के तौर पर मुझे लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन सीखनी है, तो मैं क्या करूंगा, जो एक्सरसाइजेस दी हुई है वो सारी की सारी सॉल्व करूंगा मैं, या एक दो छोड़ के करूंगा, या शुरू की 5 करूंगा, या मैं पहली जो है वो शुरू की 10 करूंगा, उसके बाद 5 छोड़ दूंगा, फिर 5 छोड़ दूंगा, फिर 5 छोड़ दूंगा, और उसके बाद जो है वो 10-10 छोड़ दूंगा, फिर 20-20 छोड़ दूंगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है आपके पास? ठीक है जनाब। अच्छा, अब यहाँ पर हम इस किताब में आते हैं। इस किताब के अंदर एक बड़ी जबरदस्त बात है, ये बहुत ही शायराना किस्म की किताब है, और इसके अंदर जो है वो आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो लाजमी तौर पर पढ़ने, ठीक है, और की फैक्टर्स भी पढ़ने। तो इसको किताब को बड़े आराम से पढ़ना है। मैं आपको तरीका बताता हूँ, और आप जो है वो अभी क्लास छोड़ जब खत्म हो जाएगी उसके बाद भी क्लास में रहेंगे, और क्लास में रहने के बाद इसको एक एक चीज पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर इन पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन सब्जेक्ट टू इंटेंस मीडिया हाइप, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई कमिंग विद काउंटलेस आर्टिकल्स। ये सारी कहानी जो है वो यहाँ पर आ रही है, एआई एजेंट। अब इसके अंदर ये भी बताया हुआ है, लेट्स टेकल दिस क्वेश्चन, व्हाट्स अ डीप लर्निंग अचीव सो फार, हाउ सिग्निफिकेंट इट इज, वेयर आर द हेड नेक्स्ट, शुड वी बिलीव ऑन हाइप। ठीक है, ये सब चीजें जो है इसमें बताई गई है। इसमें ये भी बताया गया है कि हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर डीप लर्निंग उसका एक छोटा सा मगर बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन है। हम हमारे जो ये जो ट्रेनिंग वाली जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इसके अलावा भी कुछ और भी होती है। लेकिन जब हम यहाँ पर आ जाएंगे ट्रेनिंग और पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर, तो हम जो है वो मशीन लर्निंग के ऊपर आ जाएंगे। और अगर हम मशीन लर्निंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करना शुरू कर दें, अगर हम न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो हम पहुंच जाते हैं डीप लर्निंग के पास। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर जो है वो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो छोटा हो गया है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मशीन लर्निंग के अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट बड़ा था, लेकिन जब अब कोई चीज बहुत बड़ी होती है तो उसमें हमारा जो कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। जब हम किसी नैरो चीज के ऊपर जाते हैं तो उसके अंदर हमारी डिप्थ बढ़ जाती है। हमारी जो विड्थ है वो कम हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमारी डिप्थ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ तक कोई सवाल करना है या मैं आगे चला जाऊँ? नो सर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अगले 6 महीने तक यही चीज पढ़नी है। तो जब आप ये 6 महीने पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाली चीज में और ये वाली चीज में क्या फर्क है। तो आज आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आज से सब समझ में आएंगी। तो सवाल करना चाह रहा था कुछ? अच्छा, अब इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हिस्ट्री है वो बता रहे हैं भाई, इसको जो है वो तकरीबन 100 साल होने को आ गए हैं। ठीक है, और इसके अंदर इसमें डेफिनेशन भी है, द एफर्ट टू ऑटोमेट इंटेलेक्चुअल टास्क नॉर्मली परफॉर्म बाय ह्यूमन। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इंटेलेक्चुअल टास्क नॉर्मली परफॉर्म बाय ह्यूमन। नॉर्मली कुछ चीजें स्पेशली भी करता है बंदा, वो इसमें शामिल नहीं है। सही है ना? मतलब एक बंदा है, उसकी क्लास हो रही थी, ठीक है, क्लास
होते होते अचानक वो जो है वो गेम खेलने लगा। तो ये एक स्पेशल ऑप्शन है, नॉट आई कुड से नॉर्मल बिहेवियर। अब जैसे इस पर देखो ये चीज लिखी हुई है, मेनी मोर अप्रोचेस दैट डोंट इन्वॉल्व एनी लर्निंग। Early chess program, for instance, only involved hard-coded rule crafted by programmers. They didn't qualify as a machine learning. For fairly long time, many experts believe that the human learner architecture could be achieved by having programmers handcraft a sufficient large set of explicit rules for manipulating knowledge. ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। पहले लोग जो है वो याद रखिएगा कि रूल जो है वो खुद बनाते थे। रूल समझते थे आप लोगों ने, प्रोग्रामिंग कर ली है तो आप जितनी भी इफ देन एल्स है, फॉर है, जितना भी प्रोग्राम आप बना रहे हैं वो क्या है, आपका रूल है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे, सिंबॉलिक कहते थे, सिंबॉलिक एआई। अब इसके अंदर जो मसाइल थे वो भी यहाँ पर है, उनको एक्सप्लिसिट करने का। फजी प्रॉब्लम सच में इमेज क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हम फिर मशीन लर्निंग के ऊपर आ गए। ये विक्टोरियन इंग्लैंड में एक खातून जो थी, लेडी एडा लवलेस वाज फ्रेंड एंड कोलैबोरेटर ऑफ चार्ल्स बाबेज। ये दोनों लोग जो थे वो एनालिटिकल इंजन बना रहे थे, जिसको हम हमेशा ये समझते थे कि ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है। लेकिन ये लोग जो है असल में जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं बना रहे थे। वो तो ये चाह रहे थे, मतलब ये जो खातून थी ये भी, और चार्ल्स बेबेज भी, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उनका मकसद कभी भी जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाना नहीं था। वो ये चाहते थे कि जो काम इंसान का दिमाग कर लेता है वो कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जो वो कर ले। यानी सबसे जो पहला कंप्यूटर इजाद हुआ है या सबसे पहला जो सिस्टम इजाद हुआ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लिया गया था, लेकिन बाद में वो जनरल पर्पस यूज होने लगा। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने ट्यूरिंग नाम सुना होगा, ट्यूरिंग मशीन और एलन ट्यूरिंग नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। जी जी, यस सर, ट्यूरिंग टेस्ट ट्यूरिंग टेस्ट होता है। एलन ट्यूरिंग की अगर आप लोगों ने जो है वो कौन सी मूवी है भाई उसकी, मंसूर? ट्यूरिंग टेस्ट होता है। इमिटेशन गेम, इंटिमेटिव गेम ऐसे कुछ है। इमिटेशन गेम है ना मेरे ख्याल। इमिटेशन गेम ही क्या है? यस सर, इंटिमेट ऐसे कुछ ही है। इमिटेशन गेम ही है सर। इमिटेशन गेम ही है ना। तो इमिटेशन गेम के अंदर अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी है, नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर जो है उससे पहले जो है वो जो जर्मन्स थे उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो इनक्रिप्शन के काम आती थी। इससे पहले इनक्रिप्शन ह्यूमन करता था। उन्होंने बोला यार ह्यूमन करता है ना, तो वो रिपीटेशन के ऊपर चलाया था, तो हम एक वैसी मशीन बनाएंगे जो हमेशा एक नया की बनाएगी और उसके जरिए हम डेटा को इनक्रिप्ट करके भेज दिया करेंगे, किसी को पकड़ में नहीं आएगा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो हमारे लोग थे, ब्रिटिश लोग थे या ब्रिटिश के जो एलाइंस थे, वो सबके सब फेल होने लगे। क्योंकि अब क्या होता था, हर रोज एक नई की जनरेट होती थी और उस नई की से इंक्रिप्शन होती थी। उसके पीछे जो मशीन थी, इन सिग्मा जिसे कहते थे, वो मशीन यूज होती थी। उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मशीन जो थी वो हर रोज रीस्टेट होकर नया कोड जनरेट कर दिया था। शाम तक बेचारे वो कोड ब्रेक करते थे और शाम को जो है वो मशीन चेंज हो जाती थी, तो उनके किसी काम ही नहीं आती। अगले दिन फिर दोबारा शुरू हो। तो एलन ट्यूरिंग ने जो है ये सोचा कि यार इसके लिए मशीन बनाई जाए, और उसने जो है वो इमिटेशन गेम तो मूवी का नाम है, लेकिन उसने जो मशीन बनाई जिसको हम ट्यूरिंग मशीन भी कहते हैं, वो असल में एक पैरा इंटेलिजेंस सिस्टम था। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि इन तमाम चीजों के बावजूद, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेडी लॉलेस ने जो है वो एक किताब 1950s के अंदर एक मशीन और इंटेलिजेंस के ऊपर आर्टिकल भी लिखा था, लेकिन इसके बावजूद भी जो था वो सारी की सारी कहानी जो है वो रुकी रही और मशीन लर्निंग जो है वो काफी अरसे तक लोगों की समझ में नहीं आई। जैसे आप लोगों के पास अभी, जैसे मैंने आपसे सवाल किए और आपने उसमें जो जितने भी जवाब दिए वो इंटेलिजेंस की बेस पे नहीं करते थे। इंटेलिजेंस ये कहती है कि भाई आपको एक एक चीज ढूंढनी है ताकि आपको बेस्ट वैल्यू मिल सके। बाकी जितने भी फैसले हैं वो आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है, और कन्वीनियंस जो है वो अलग चीज है और इंटेलिजेंस जो है वो अलग चीज है। इंटेलिजेंस हमेशा आपसे मेहनत मांगती है और कन्वीनियंस जो है वो आपको कोई ना कोई जुगाड़े लगाने की तरीके। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को 100% मार्क्स लेने हैं तो उसको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी एंड टू एंड। लेकिन कुछ जैसे, और आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पूरा साल नहीं पढ़ते, उसके बाद रैंडमली 5 चीजें पढ़ लेते हैं
और उस पर जाकर इम्तहान देके आए थे, डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को ये किताब जो है वो इंटेलिजेंस के ऊपर पढ़नी है, रैंडमली चूज कर करके नहीं पढ़ना कि ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब जो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम होता है वो किसके ऊपर बेस करता है? रूल के ऊपर और डेटा के ऊपर, जबकि हमारा जो मशीन लर्निंग का प्रोग्राम है वो डेटा और आंसर्स पे बेस करता है। उसको डेटा और आंसर्स जब मिल जाते हैं तो वो रूल आपको खुद ही निकाल कर दे देता है। ठीक है, ये वाली बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन ये आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये आपके पास एक इनपुट है और ये आउटपुट है। क्या आप इस इनपुट और आउटपुट की वजह से मुझे बता सकते हैं कि इसके अंदर जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो क्या यूज हो रहा है? सर इसमें मैथ एबीएस यूज हो रहा है और उसके अंदर इनपुट x मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। एब्सोल्यूट मैथ यूज हो रहा है और साथ मल्टीप्लाई। सर एब्सोल्यूट वैल्यू ली जा रही है, उसका डबल ट्वाइस आउटपुट ट्वाइस ऑफ x 2 ऑफ x हो रहा है, शायद एब्सोल्यूट वैल्यू भी है। ट्वाइस वैल्यू ली जा रही है, एब्सोल्यूट x स्क्वायर लिया जा रहा है। यानी कि इसके अंदर 2x तक तो मैं सब लोग से अग्री हूं, और बस खत्म। डॉट एब्सोल्यूट मैथ डॉट एब्सोल्यूट के अंदर ये 2x सर एबीएस फंक्शन यूज हो रहा है। x प्लस x भी हो रहा है अगर एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो। सर साइन को इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, डेटा देखकर आपने ये असल में रूल है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास इनपुट और आउटपुट हो तो मैं अपने रूल किसी भी डेटा में से निकाल सकता हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट। आप मुझे बताएं कि आप जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारी हर बंदे की जिंदगी में, तो उसमें आप मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा, अब लोग जवाब देते हैं, लेकिन बेस्ट चीज ये होती है कि हम देखते हैं किसी भी चीज को हम जब खरीदने चाहते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें मैक्सिमम ये हमारा एक क्राइटेरिया होता है ना। अब इसके लिए जो है हमारा रूल ये होता है कि हम 50 चीजें चेक करते हैं और उसमें जो सबसे सस्ती और सबसे अच्छी होती है, अच्छी का मतलब क्या है, जिसमें फीचर की मैक्सिमम वैल्यू है, वो मैं जो हूँ वो आप जाकर खरीद लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो क्राइटेरिया है, इसके लिए मुझे जो ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही वाला काम जो सर्चिंग करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इनपुट भी लेना पड़ेगा और आउटपुट भी लेना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपको जो है डेटा मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। चैट देखते रहना। अब मेरे पास जो डेटा है वो ये वाला है, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। साइज वाइज से समझ में आ रहा है? अब देखिए इसके अंदर जो मेरे पास जो मेन जो काम है, ये मेन जो है वो ये है कि मेरे पास कुछ लोगों का डेटा मौजूद है जिनको माजी में लोन दिया गया था। सही है, कैसे पता लगा? इस आखिरी वाले से, आउटपुट से। ये मेरा आउटपुट है, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसका। ये मेरे पास क्या है, वाई, जो ये जो कॉलम वाई है, ठीक है, बी है शायद, वी। तो ये इसका इस कॉलम का नाम भी है, जैसे इसका नाम जो है ना मिस्टर एम्प्लॉयड है, इसका नाम जो है वो ये है, ये सब नाम चल रहे हैं ना ये। तो इस कॉलम का जो नाम है वो है इसको मैं रिजल्ट कर देता हूँ कि इसको लोन मिला या नहीं मिला। अब आप इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर मेरे पास जॉब है, मैरिटल स्टेटस है, एजुकेशन है, डिफॉल्ट है, हाउसिंग है, लोन है, कॉन्टैक्ट नंबर है, मंथ है, डे ऑफ
वीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने जमा कर दी है, जिसकी बेस के ऊपर मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि इसको लोन देना है या नहीं देना। आप देखें इसमें तो कुछ यस यस किया। आप मुझे बताएं कि आपको कितना टाइम लगेगा इस ये चीज से अंदाजा लगाने में कि किसको लोन देना है और किसको नहीं देना। अगर कोई नया बंदा आता है और आपके पास ये सारा डेटा देता है तो आप किसको लोन देंगे और किसको नहीं देंगे? इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सर, ये कोई 2-3 दिन कम से कम 2-3 दिन। लेकिन यहाँ पर अगर लेकिन अगर हम यहाँ पर मशीन लर्निंग लगा दें तो मशीन लर्निंग जो है वो हो सकता है 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद आपको एक चीज निकाल के दे दे जिसको हम कहेंगे मॉडल। और वो मॉडल जो है वो ये बताएगा कि कौन सी चीज जो है वो आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब किसको लोन देना है और किसको लोन नहीं देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको जो फर्क मिल रहा है वो ये है कि ऐसी कंडीशन में जहाँ पर रूल निकालना आसान हो तो वहां पर आप क्लासिकल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, बल्कि आप क्या करेंगे, मशीन लर्निंग इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसी जगह जहाँ पर रूल बनाना, जैसे यहाँ पर इसने यही एक चीज यहाँ पे कही है कि पहले हम ये समझते थे और अभी भी हम बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आपके पास प्रोग्रामर क्राफ्टिंग डेटा प्रोसेसिंग रूल बाय हैंड पुट अ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लर्न दिस रूल बाय लुकिंग द डेटा। सही है, तो हमने देखा कि कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जैसे किसी का मुल्क के बारे में बताना कि यार ये मुल्क जो है वो इसकी अगले साल जो है वो जीडीपी कितनी होगी डिफरेंट पैरामीटर से। तो बाद जगह हमारे लिए डेटा को देखकर ऑटोमेटिक रूल जो है वो कंप्यूटर निकाल ले, ये आसान होता है, पर इस बात ये कि हम खुद निकाल लें, डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। क्या ख्याल है? अब जैसे जब किसी की शादी होती है तो उसकी अम्मी जो है वो उनके लिए रिश्ते ढूंढती रहती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, अब उसमें जो नुकसान ये होता है कि कुछ की जो अम्मियाँ होती हैं वो अपने बच्चों के लिए जो है वो 50 के 50 रिश्ते एक एक जाके देती है, तो उनको ऑप्टिमल वैल्यू ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। अब कुछ जो खवातीन होती हैं या कुछ लोग फैमिली जो होती है वो शुरू के 4 रिश्ते देखने के बाद डिसीजन लेते हैं कि भाई शादी करनी है या नहीं करनी। तो यहाँ पर हो सकता है उनको ऑप्टिमल वैल्यू ना मिले, छठा जो है वो ज़्यादा अच्छा हो, लड़का या लड़की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारे लिए, अगर हम ये वाला सारा काम मिसाल के तौर पर, अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं हुई होगी, तो वो अपने जो शादी कराने वाले मैरिज ब्यूरो ऑफिस है या शादी कराने वाले जो आंटी है उनसे पूरा डेटा लेकर मशीन लर्निंग में डाल दे। मशीन लर्निंग में ना भी डाले बल्कि NumPy के एरे में डाल दे तो आपको मैक्सिमम जो है वो आउटपुट मिल जाएगा। मैक्सिमम एजुकेशन, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम वेट और मैक्सिमम लोकेशन और बाकी सब चीज़ें तो आपको मिल जाएगा। आप उसमें से चूज कर सकते हैं कि भाई बेस्ट जो है जहाँ पर आप रिश्ता कहाँ भिजवा रहे हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? अग्री और नॉट अग्री? नो सर। नो सर। सर ये वैसे ये शादी कर रहे हैं या बकरा खरीद रहे हैं? बिल्कुल दिया, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की। अब आपको बकरा खरीदना है तो बकरा खरीदने के लिए भी आपको लीनियर सर्च करनी पड़ती है कि पहले आप मंडी जाते हैं, फिर एक बकरे की शॉप पे, दूसरे बकरे की, तीसरे की, चौथे की। अब अगर आपको सब बकरों का डेटा आपको पहुंचा दिया जाए आपको, ठीक है, कि भाई ये वाला बकरा, इस नस्ल का बकरा, इतने वेट का बकरा, इतनी हाइट का बकरा, हम बकरे में जाके यही चेक करते हैं ना भाई, बकरे की वेट, बकरे की हाइट, ठीक है, और बकरे की विड्थ। सही है, ये हम 4-5 चीजें जो है हम चेक करते हैं। तो हम ये अगर चीजों का डेटा हमें मिल जाए विद प्राइस के तो हमारे लिए काम आसान होगा या नहीं होगा? होगा सर। ठीक है ना। तो अब आप जो है वो अगर आप समझते हैं कि भाई अगर आप इस तरीके से शादी नहीं करेंगे कि आपके पास सबका डेटा हो और आप बेस्ट वाली वैल्यू निकालें तो फिर किस तरीके से करेंगे? रैंडम चूज कर लेंगे, अकड़ बकड़ बम्बे वो। सर इसमें आपने एक तरफा फैसला तो नहीं करना ना, वहाँ तो 2 लोगों ने डिसीजन लेना है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो अब आप जहानत के फैसले कर रहे हैं ना, अब आपने कहा कि भाई एक तरफा फैसला, तो यही होगा ना कि भाई दोनों तरफ जो है वो क्राइटेरिया लगाया जाएगा कि भाई ये वाला क्राइटेरिया, यहाँ वाला क्राइटेरिया, और दोनों को मैच करके भी आप कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पर आपने अभी जो मैंने क्राइटेरिया दिया वो 1 साइडेड था, आप दोनों साइडेड का निकाले और उसके दरमियान में जो एवरेज आ रहा हो या बेस्ट वैल्यू आ रही हो वो तो आप तो निकाल सकते हैं ना दोनों साइडेड का डेटा। क्या ख्याल है? मेरा मतलब था कि आपके ऊपर फुल डिपेंड, आप खुद मुख्तार नहीं कि आपने अगर पसंद कर लिया तो दूसरा बंदा
अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसमें देखें एक चीज बड़ी अच्छी आपने जो आपने बात की वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन मैं इसके लिए आपको एक चीज की तरफ लेके जा रहा था जो आपने पहले भी कहा था कि हम इसको क्या कहते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है जिसको हम मॉडल कहते हैं। इसके लिए मैंने एक चीज लिखी थी, शायद मैंने मिटा दिया, और वो थी प्रिडिक्शन और या इन्फ्रेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कभी भी आउटपुट नहीं बताऊंगा। तो ये जिस तरह के डेटा के ऊपर जो डिसीजन होते हैं, जो बहुत सारे डेटा के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते, इसीलिए उनको हम प्रिडिक्शन या इन्फ्रेंस कहते हैं। तो हो सकता है कि मैंने जो है वो अपना डेटा चेक किया और उसके बाद अब मैं तो खैर इस शादी की उम्र में, लेकिन अपने बच्चे की या बच्ची की शादी के लिए जो है वो मैंने बेस्ट चॉइस निकाली और मैंने प्रिडिक्ट किया कि मेरे बच्चे की शादी इससे हो सकती है, लेकिन वो नहीं हो सकी। तो ये आप मेरा जो आउटपुट है वो रिजेक्ट हो गया। तो मेरी हमेशा एक्यूरेसी जो है वो एस्टिमेटेड होती है हमेशा। ठीक है, यस सर। अब इसी तरह आप इस किताब को मजे ले लेकर इंडिविजुअली पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। अ मशीन लर्निंग सिस्टम इज ट्रेन्ड रादर देन एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर, समझ में आ रही है सर। एक और बात थी सर, वो जो ये जो ऊपर 2 डायग्राम्स बनी हुई हैं, अच्छा इसमें एक में डाटा दे रहा है, एक में आंसर दे रहा है, और जो आप बता रहे थे कि हमने वो क्राइटेरिया दिया कि लोन किसको देना और किसको नहीं देना, तो सर उसमें भी तो हम रूल डिफाइन कर रहे हैं किस्म का। नहीं, उसमें हम रूल डिफाइन उसमें देखें उसमें रूल डिफाइन नहीं कर रहे थे, हम उसमें से रूल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपको कोई रूल बताया कि किसको देना नहीं देना, मैंने आपको इनपुट और आउटपुट बताया। मैंने कहा था भाई मेरी गूगल शीट है, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये शेयर भी कर सकता हूँ, कर दूं आप लोगों को, घर पे देखिएगा और मुझे आप लोग अपनी जहानत से रूल बताइएगा कि सर किसको डेटा, मुझे आपको रूल निकाल के बताना है सर। लेकिन शुरू में तो हम उसको बता रहे होते हैं ना कि मतलब कि जब उसको हम ट्रेन कर रहे होते हैं तो हम उसको बताते हैं कि ये जब सिनेरियो है तो फिर हमें ये आंसर करना है, और ये सिनेरियो है तो फिर हमें ये करना है। मुझे वही पे कह रहा हूँ ना, मैंने आप लोगों के साथ डेटा जो है वो शेयर कर दिया है। आप लोग जल्दी जल्दी उस डेटा को डाउनलोड कर लें। सबसे पहले कुछ लिखने पड़ा है, डेटा मिल गया आप लोगों को, खुद ही मैप करता है चैट के ऊपर डेटा मिल गया आप लोगों को, डेटा डाउनलोड करें आप जल्दी जल्दी। डेटा जो है वो अपना डाउनलोड करें, ठीक है, और मुझे बताएं कि अगर आपको डेटा मिल गया है तो आप इस डेटा को देखते हुए मुझे अगली क्लास में रूल बताएंगे। मैंने अब आप समझ रहे, मैं आपको एज अ मशीन लर्निंग टूल इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने आपको आउटपुट भी बता दिया है, इनपुट भी बता दिया, लेकिन रूल नहीं बताया। मान रहे हैं ना इस बात को? आप सब अग्री है ना? मैंने किसी को भी रूल नहीं बताया इस ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने किसी, लेकिन मैंने इनपुट आप रूल आप लोगों को बता दें, ठीक है? तो मुझे पता है और ये सबको ही पता होगा कि आप जो है वो आप रूल निकाल लेते हैं। यस सर। सर अभी तक शेयर नहीं हुआ मेरा ख्याल है। नहीं मेरे ख्याल से, अच्छा मैं दोबारा कर देता हूँ, मैंने किसी इंडिविजुअल को ना शेयर कर दिया। सर हो गया हाँ, हमने तो डाउन सेव कर लिया है। हाँ जल्दी से व्हाट्सएप भी करंट शेयर कर देगा, व्हाट्सएप पे भी करंटली। भाई कोई जो है ना वो डेटा डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दे। सर मशीन लर्निंग तो डिफरेंट एल्गोरिथम्स पे बेस करती है, और डीप लर्निंग जो है बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस करती है, उस पर बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम्स वगैरह नहीं पढ़े जाते। तो हमारा फोकस बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छा सवाल कर लिया आपने। मैं आपको इस सवाल के जवाब का बिल्कुल आपको देता हूँ इसका जवाब। अगर आप देखें यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि ये अक्सर लोगों से कहा जाता है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, थैंक यू यार। अब आप देखें यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा होता है न्यूरल नेटवर्क, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है एक ही एल्गोरिथम है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक एल्गोरिथम नहीं है बल्कि एक रेंज ऑफ एल्गोरिथम है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो मेरे पास परसेप्ट्रॉन से स्टार्ट हुआ है, फीड फॉरवर्ड, रेडियल बेसिस, डीप फीड फॉरवर्ड, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, शॉर्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी, गेटेड रिकरेंट, ऑटो इनकोडर, वेरिएशनल, denoising, sparse, Markov chain, hump field network, Boltzmann, restricted BM, deep belief network, deep convolutional neural network,
डीप कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, ये सारे के सारे मौजूद है। मतलब इतने आपको, अगर आप बाकी जो एल्गोरिथम ढूंढे, अगर आप मशीन लर्निंग के जो बाकी एल्गोरिथम ढूंढेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मशीन लर्निंग से ये अप्रोच है। असल में ये एक तरीका है जिसके अंदर आप देखें, इसके अंदर आपको बेशुमार तरीके मिलेंगे, लेकिन इनका तरीका सेम है कि आप एक इनपुट लेते हैं, उस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। सर मेरा सवाल ये था कि जो भी एल्गोरिथम्स हैं, क्या हम मशीन लर्निंग की भी एल्गोरिथम्स को स्टडी करेंगे और न्यूरल नेटवर्क के भी एल्गोरिथम्स को साथ साथ स्टडी करेंगे, या फोकस हम सिर्फ और सिर्फ डीप नेटवर्क हम डीप पे करेंगे, क्योंकि अब जो है वो हम ज्यादातर लोग यही काम ऐसे ही करते हैं। मेरे पास अगर सर ये क्या बात सही है कि हर प्रॉब्लम जो है डीप लर्निंग से या मशीन लर्निंग से नहीं सॉल्व हो सकती? कुछ में मशीन लर्निंग सक्सेसफुल होती है, कुछ के लिए डीप लर्निंग फिजिबल होती है। मैं वही आपको बताना चाह रहा था, अगर जब आप इसकी अप्रोच समझ लेंगे, मैं उस जगह पे जाना चाह रहा हूँ। अगर मुझे वो जगह मिल जाती है तो आपका काम जो है वो जरा काफी अच्छा हो जाएगा। आई कुड एक्सप्लेन यू वेरी वेल। कहाँ मेरे कल अब देखिए, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूँ, आप इसको खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर और भी जो मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं, और इस किताब में भी उसके सारे जवाब दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये तस्वीर नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है ना सर? यस सर, आ रही है। हमनान बड़े अबू से बात करो, क्या मसला है उनको। अब देखिए, इसके अंदर और इसके अंदर जो अप्रोच है वो क्या है? ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। उन बंदों के तो वालों पे कर, ठीक है। इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि आप जो है वो A1, A2, A3, A4 और ऐसे बहुत सारे डेटा है आपके पास। मिसाल के तौर पर 50 डेटा है, आप 50 डेटा के ऊपर लॉजिस्टिक क्लासीफायर का फंक्शन अप्लाई करते हैं। लॉजिस्टिक क्लासीफायर का फंक्शन अप्लाई करने के बाद आप जो है वो एक प्रिडिक्शन जो है वो जनरेट कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है, लॉजिस्टिक क्लासीफायर का फंक्शन है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी आप यही करेंगे। न्यूरल नेटवर्क पे क्या करेंगे? यही करेंगे। न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी आप ये देख रहे हैं, ये पीला वाला, यहाँ पे भी पीला वाला बना हुआ है, और इस पीले वाले के अंदर मैं यहाँ पर X1 से लेकर 50 वैल्यू दे रहा हूँ, और 50 वैल्यू देने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर प्रोसेस करूंगा, और प्रोसेस करने के बाद आपको आगे एक प्रेडिक्शन दे दूंगा। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि मैं न्यूरल नेटवर्क के ऊपर मैंने ऐसे यहाँ पर लॉजिस्टिक क्लासीफायर जो है यहाँ पे एक है, और यहाँ पे कितने हैं? 4 है। मल्टीपल है, 4 है। अब उससे क्या होगा कि मैं अपने लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ पर बीच में फंक्शन के पैरामीटर चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है मैंने कोई रेंज जो है वो ज्यादा दी हुई है, यहाँ पर कम दे दूं, फिर इससे कम दे दूं। तो डिफरेंट रेंजेस के साथ मैं डेटा प्रोसेस करूंगा, और प्रोसेस करने के बाद जो है वो आगे जाकर मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन को आगे जाके प्रोसेस करूंगा, और आगे जाके प्रोसेस करने के बाद आखिरी के अंदर दोबारा जो है मैं इसके ऊपर लॉजिस्टिक क्लासीफायर लगाकर और फिर प्रोसेस कर दूंगा। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर भी मैं फंक्शन, जो मैथमेटिकल फंक्शन में यहाँ पे भी लगा रहा हूँ, और मैथमेटिकल फंक्शन में यहाँ पे भी लगा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ पर 4 मरतबा लगा रहा हूँ, और यहाँ पर 1 मरतबा लगा रहा हूँ, और 5 मरतबा लगा रहा हूँ, यहाँ पे 1 मरतबा। तो अब आपको फर्क नजर आ रहा है कि न्यूरल नेटवर्क वही वाला काम ज्यादा अच्छा कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और एक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और मैथ सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्कूल में मैथ सीखते हैं, उसके बाद कोचिंग में आपके घर वाले भिजा देते हैं, फिर वहां पर भी मैथ सीखते हैं आप। उसके बाद जो है वो आप जो है वो अपने दोस्त से भी मैथ सीखते हैं,
और उसके बाद क्योंकि आपके अब्बा भी जो है वो मैथमेटिक्स के शौकीन है, वो आपको अलग से मैथ पढ़ाते हैं। तो आप मुझे बताएं, मैथ के क्वेश्चन एक ही है और स्टूडेंट भी एक ही है, लेकिन उसको 4 अलग अलग लोग पढ़ा रहे हैं, तो अब आपके ख्याल में कौन सी वाली अप्रोच बेहतर है? सर जो ज्यादा असातिज़ा से पढ़ रहा है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। आप लोग संडे वाली जो क्लास है ना, आप लोग सैटरडे वाली वीडियो देखें तो आप देखेंगे कि सैटरडे वाली क्लास के अंदर ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। आप लोग बिल्कुल भी सवाल नहीं करते। एक बंदे ने वहाँ पे सवाल किया मुझे सैटरडे में, और उसने कहा कि सर अगर मैं यहीं पे लूप बनाकर इसको 4 मरतबा चला दूं तो बराबर हो गया ना, राइट और रॉन्ग? सर सही बराबर तो नहीं कहेंगे, रॉन्ग है सर, क्योंकि सिनेरियो जो लूप है वो डिफरेंट क्राइटेरिया है ना। मैं सिनेरियो इसमें चेंज करके मतलब इसी चीज को मैं 4 मरतबा सिनेरियो जो है वो करके चला दूं तब तो ये बिल्कुल सही हो गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बात ये, लेकिन जब आप ये वाला काम कर रहे हैं तो असल में आप यही वाला काम कर रहे हैं। यानी आपने एक लूप बनाया और लूप बनाने के बाद उसके अंदर डिफरेंट सिनेरियो के साथ या इसी फंक्शन को 4 मरतबा चला दिया, तो आप असल में न्यूरल नेटवर्क की करा रहे। बस फर्क ये है कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो अप्रोच है कि उसके अंदर आपने 4 फंक्शन कराए, तो उसके अंदर उन्होंने जो लाइब्रेरी इंप्लीमेंट की गई है वो ऐसी की गई है, शुरू में बिल्कुल ऐसे ही किया गया होगा कि 4 लूप ही बनाया होगा, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा हो गया है कि अब आप जीपीयू सीपीयू अच्छे अवेलेबल है, तो आप ये काम पैरेलल भी करा सकते हैं। यानी आपके एक थ्रेड के ऊपर ये वाला प्रोसेस चल रहा होगा, एक थ्रेड के ऊपर ये वाला, एक प्रोसेस कोर के ऊपर ये वाला और एक कोर के ऊपर ये वाला, लेकिन टेक्निक जो है वो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम जो है वो कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम जो है वो बार बार चलाएंगे, तो असल में हम किसके ऊपर आ गए? न्यूरल नेटवर्क के ऊपर विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। हम फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं ना न्यूरल नेटवर्क पे, तो हम डिफरेंट फैक्टर्स हर न्यूरॉन्स पे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन लूप चलाते हुए तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अब मेरा ये सवाल है कि अगर मैं लॉगरिथमिक इक्वेशन में मैंने इसको चलाया, उसके बाद मैंने इसके फैक्टर चेंज किए, फिर चलाया, फिर मैंने फैक्टर चेंज किए, फिर चलाया और 4 मरतबा ऐसा किया, तो मैं जो काम कर रहा तो वो यही वाला हो गया ना फिर तो सर। लेकिन वो 4 लूप हो गए ना, वो 4 लूप हो गए। जब आप एक हर दफा फैक्टर चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप 4 डिफरेंट लूप्स क्रिएट कर रहे हैं विद ईच डिफरेंट पैरामीटर। मजे की बात है यहाँ पर भी यही हो रहा है ना। बेसिकली तो आप ये कर रहे हैं पर ये साइमल्टेनियस हो रहा है, कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं x1 x2 x3 की जो मल्टीपल कोरिलेशंस बनती है डेटा की आपस में, आप उसमें जो न्यूरल में आके हर एक की कोरिलेशन फाइंड कर रही है, जिसकी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी कोरिलेशन वही आपका आंसर आएगा उसमें। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टेक्निकली तौर पे मैं देखूं तो मेरी जो न्यूरल नेटवर्क है और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है उसमें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। मल्टी लेयर्ड है, वो सिंगल लेयर्ड है। तो डीप सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन मशीन लर्निंग में भी हो रही है, न्यूरल नेटवर्क में मुख्तलिफ तरीके से हो रही है? हो दोनों मुख्तलिफ तरीके से नहीं हो रही, उसी तरीके से हो रही है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेरा सवाल ये है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ हर मर्तबा कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता हूँ। तो ये पूरी की पूरी चीज जो है वो इसमें लिखी हुई है, अगर आप इसको गौर से देखें, कंपैरेटिवली लिथल मैथमेटिकल थ्योरी टू लिटिल एंड इंजीनियरिंग ओरिएंटेड। अब इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज है, यहाँ पर आपको जितने भी आपके सवाल है ना, जितने सवाल है जो मुझसे पूछ रहे हैं वो इस किताब के इस चैप्टर में मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक बंदा आपसे सवाल करता है कि यार जो आप चीजें करते हो वो तो स्टैट्स में भी है, सही है, तो आप इसमें देखें इसका जवाब भी, इट हैज क्विकली बिकम मोस्ट पॉपुलर। यहाँ मशीन लर्निंग is tightly related to mathematics, statistics, but it different from statistics in several important ways. Unlike statistics, machine learning tend to deal with the large, complex data sets, such as a data set of million images. Each consists of tens of thousands of pixels, for which classical statistical analysis, such as Bayesian analysis, ये statistics का analysis है, यहाँ पर impractical हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो बिलियन ऑफ इमेजेस है और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स है। अब यहाँ पर ये वाला बायजियन एनालिसिस आपको इंफॉर्मेशन देना छोड़ देगा। तो यहाँ पर जो है वो मशीन लर्निंग जो है, क्योंकि वो रिपीटेडली काम कर रही है, एक ही काम को बार बार रिपीट कर करके कर रहा है, तो यहाँ पे मशीन लर्निंग जो है वो आपके पास अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, इसी तरह इसके बारे में ये भी आपको डिटेल लिखा हुआ है कि भाई डीप डेटा पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनपुट डेटा पॉइंट्स का मतलब क्या है, एग्जांपल ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होते हैं, ठीक है, वे टू मेजर वेदर द एल्गोरिथम इज गोइंग गुड जॉब। ये देख रहे हैं आप, ये 3 बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है। हमारे पास क्या है, इनपुट और आउटपुट,
लेकिन उससे बड़ी चीज क्या है, हमारे पास एक तरीका होना चाहिए जिससे हम पता लगाएं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपका न्यूरल नेटवर्क 4 मरतबा चल रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो आपको देखना है कि यार आपके पास कोई तरीका हो जिससे लगे कि यार आपका जो मशीन लर्निंग है वो अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर एक तरीका है जिसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के अंदर जैसे मैंने आपको ये काम दिया कि यार आप जो है वो मुझे बताइएगा अगली क्लास के अंदर कि जी लोन देने का फंक्शन या फार्मूला क्या होगा, अगली क्लास में बताइएगा। सिलेक्ट के ऊपर शेयर करने की जरूरत नहीं है मुझे, सही है। अगली क्लास के अंदर आप मुझे बताएंगे कि इसका रूल या फंक्शन क्या बनता है। अब मैं चेक करूंगा कि आपके रूल के ऊपर मैं टेस्ट करूंगा 10 वैल्यू को, और 10 वैल्यू में देखा कि भाई मुझे जो है वो नवीद का जो रूल है उसमें 10 में से 5 उसने सही बताया और 5 गलत बता दिए। इसका मतलब है नवीद ने जो मुझे रूल बना के निकाला है वो 50% एक्यूरेसी। इसके अलावा किसी ने और ने मुझे सॉल्व किया, विनिश ने मुझे बता दिया, उसकी एक्यूरेसी 90% है क्योंकि 10 में से 9 में लेकर आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि विनिश ने जो मुझे रूल बना के दिया है इस डेटा में से वो ज्यादा बेहतर है और नवीद का कम बेहतर है। ये बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये वाली चीज जो है इसको हम कहेंगे ये वेजन। आप लोगों को ये रूल मैनुअल नहीं बनाने, बाद में आप खुद ही कर लेंगे, मतलब मशीन ही करके देगी, लेकिन ये एक एग्जांपल के तौर पर समझा था। और वैसे टास्क के तौर पे हमें ये चैप्टर 1 पूरा गो थ्रू होना है, बिल्कुल गो थ्रू करना है, इसको पढ़ना है। जैसे आज देखें, अब मशीन लर्निंग मॉडल ट्रांसफॉर्म इट्स इनपुट डेटा इनटू मीनिंगफुल आउटपुट। अब प्रोसेस इज कॉल्ड लर्न फ्रॉम द एक्सपोजर। अब आपको ये सबसे पता लग जाएगी लर्निंग क्या होती है, इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रांसफॉर्म डेटा, मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्म डेटा क्या होता है, ठीक है, यूजफुल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, गो एनी फर्दर, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन, ये सब कहानियां जो है वो आपको पता लगेगी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीजें हैं। अब मैं इसमें से एक चीज के ऊपर आपको बताऊंगा आगे ले जाकर, मैं वापिस आऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे आता हूँ। ऑल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ ऑटोमेटिकली फाइंडिंग सच ट्रांसफॉर्मेशन दैट टर्न डेटा इनटू मोर यूजफुल रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन टास्क। ये देख रहे हो, मोर यूजफुल रिप्रेजेंटेशन। दिस ऑपरेशन कैन बी कोऑर्डिनेट चेंजेस as you saw, or linear projection which may be destroy information, translation, non-linear operation, select all points better than this one, and so on. Machine learning are usually creative. ये देख लीजिएगा, are usually creative in finding these transformations. They are merely searching through a predefined set of operations called hypothetical या hypothesis space. यानी आपका जो असल में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है ना, या बल्कि मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, आप कोई भी जो लर्निंग होती है या कोई भी आपकी डिसीजन मेकिंग होती है वो डेफिनेटली मोस्टली जो है एक तरह से सर्चिंग ही होती है, जिसके लिए आपके पास प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक एक दुकान पे जाना है, ये एक ऑपरेशन है, सही है। आपको जाकर पूछना है कि भाई ये क्या रेट है। आप में से एक बंदे ने कहा मैं बाहर जाके दुकान पे बाहर देखूंगा, पहले बाहर देखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो अंदर जाऊंगा। ये एक ऑपरेशन है, इसको हम क्या कह रहे हैं? हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस स्पेस। That is what machine learning technically searching for useful representation of some input data within predefined space of possibilities using guidance from feedback signal. सही है? This simple idea allowed for solving remarkably broad range of intellectual tasks from speech recognition to autonomous car driving। ये बता रहे हैं कि यार ये जो सर्चिंग अगर आपने अच्छी करना शुरू कर दी तो आपको बड़ा फायदा होता है। ठीक है, अब एक बंदा है वो हर वक्त शॉपिंग मॉल में घूमता रहता है, तो उसको सबसे ज्यादा अच्छे रेट पता होते हैं ना। हम उससे पूछते हैं, हाँ भाई ये मुझे बताओ यार सेलफोन चाहिए यार, कहाँ से मिलेगा? वो बोलेगा फिर फला जगह चले जाओ, फला बंदे के पास। ये जो फला बंदे के पास फला मॉल में वो भेज रहा है, वो क्या है? उसकी लर्निंग है, ठीक है। अब मैं आखिरी के अंदर एक चीज बताकर आपको ये समझाने के लिए, बड़ी जबरदस्त चीज है। मैं इस पेज के ऊपर आ रहा हूँ, पेज 7 पर। वो ये कह रहा है कि भाई आपको ये व्हाइट डॉट्स है और ये ब्लैक डॉट है, आपको दोनों को अलग अलग करना है। आपको बताना है कि कौन सा, अगर कोई भी मैं आपको लोकेशन दूं, कोई भी कोऑर्डिनेट दूं, आपको कोऑर्डिनेट समझते हैं ना, मिसाल के तौर पर ये y है और ये x है, इसके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो वो आप मुझे बताएंगे कि वो डॉट ब्लैक है या व्हाइट है। मिसाल के तौर पर इसकी बात करते हैं, ये जो मेरे ये कर्सर जहाँ पे मूव कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये एक व्हाइट है। तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, मैंने देखा कि यार ये जो
x के ऊपर 1 और 0 के ऊपर जो है वो तकरीबन 0 के पास जो है ये वाइट है, सही है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि x के ऊपर 4 और y के ऊपर 1, ये भी वाइट है, ठीक है। लेकिन x के ऊपर जो है वो 2 और y के ऊपर जो है वो 2, वो ब्लैक है। फिर x के ऊपर जो है वो 3, x के ऊपर जो है वो 3 और y के ऊपर 2 जो है वो ब्लैक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस लर्निंग से ये समझ लेंगे कि अगर आपको उसके बाद कोई भी कोऑर्डिनेट दिया जाए तो आप उससे अंदाजा लगा लेंगे कि यार ये वाला डॉट ब्लैक होगा, यानी इस लोकेशन के ऊपर डॉट ब्लैक होगा या वाइट होगा। ये वाली बात समझ में आ गई है तो मुझे बताते नहीं है तो पूछ लेता जी सर आ गई है। ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंस शोले कहता है कि हमने इसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया। इसकी ट्रांसफॉर्म करने का एक तरीका ये भी हो सकता था जो इसमें यहाँ पे दिया हुआ भी है, लेकिन मैं इसलिए बार बार आपको किताब से पढ़ा रहा हूँ। किताब में हर चीज लिखी हुई है कि वो ये कह रहा है कि भाई आप कैसा करो कि आपने यहाँ पर एक लकीर खींच ली, सही है। क्राइटेरिया होगा कि खुद ही खींच देंगे बच्चों नहीं, हम ये देखें यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक लकीर खींची जा सकती है, यस या नो, है ना। तो वो लकीर हमने खींच ली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आ रही है। आप देखें इसमें लेफ्ट के ऊपर जो है वो इस लकीर के लेफ्ट के ऊपर जो है वो व्हाइट हो गए और राइट के ऊपर ब्लैक हो गए। यहाँ पर राइट है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत करीब में रहना है क्योंकि अगर ये जो डॉट्स हैं ये पिक्सल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या पिक्सल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी डॉट ही समझे, लेकिन यहाँ पर अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई की और वो मैथमेटिक्स क्या है, मैंने इसके ऊपर एक और लकीर लगा दी जो इसको 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। यस सर, परपेंडिकुलर। सही है। यहाँ तक किसी को बात समझ में नहीं है तो पूछ ले। समझ आइए सर। और उसके बाद मेरा अभी देखो ये ओरिजिन जो है जिसको मैं 0 कह रहा हूँ ना, जहां पर y भी 0 है और x भी 0 है, इसको हम ओरिजिन कह रहे हैं। मैंने क्या किया कि बजाय ये, अब गौर से सुनना भाई, मैं आप सर बेसिकली आपने इसको डिवाइड किया दो पोर्शंस में, तो ये थर्ड जो 90 पे आपने कोऑर्डिनेट किया है। अच्छा मेरे पहली बात सुन लो। मैंने क्या किया कि मेरे पास ये यहाँ पर मौजूद था, ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लकीर लगाई, उसको मैंने एक और जगह से कट किया, ठीक है। कट मैं यहाँ पे भी कर दूं, यहाँ पे भी कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और कट करने के बाद जहां पर दोनों जो लाइनें कट कर रही थी उसको मैंने ओरिजिन रिज्यूम कर लिया। बजाय कि मैंने ओरिजिन यहाँ पे रखना था, मैंने अपना ओरिजिन शिफ्ट कर दिया। अब मेरा ओरिजिन जो है वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे मेरा माउस मूव हो रहा है, यहाँ पे मैंने अपना ओरिजिन लगा दिया। तो मैंने जब यहाँ पे ओरिजिन लगा दिया तो मेरे पास नया शेप जो है ये वाला आ गया। अब इसके अंदर जो है मेरे लिए काम बड़ा आसान हो गया है इस ट्रांसफॉर्मेशन से कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ y को देखना ही नहीं है कि y कोऑर्डिनेट के ऊपर वैल्यू क्या है, वो मुझे नहीं देखनी, मुझे सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे देखना है। और वो क्या है कि अगर कहीं पर भी x 0 से बड़ा हो वो ब्लैक होगा और x 0 से छोटा होगा वो व्हाइट होगा। तो मैंने अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करके आसान कर लिया। पहले भी मैं ढूंढ सकता था लेकिन पहले मुझे बार बार दो कोऑर्डिनेट चेक करने पड़ रहे थे। अब मेरा कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पर सेम हो गया। अब आप जो सवाल करना चाहे कर ले कि आप, और ये वाली चीज मैंने आपको समझा दी। सर ये जो थर्ड पिक्चर है इसमें भी तो दो क्लासिफिकेशन हो गई है। कोऑर्डिनेट्स प्ले कर रहे हैं। नहीं देखो, इस पे कोऑर्डिनेट 2 है लेकिन दूसरे कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुझे पता है कि इस पे जितने भी जो है वो ब्लैक डॉट है वो y के ऊपर कहीं पर भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या वो x 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अगर मैं x 0 से बड़ा है, हाँ सर ये तो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो हमने कैलकुलस वगैरह में पढ़ी हुई है, थोड़ी पढ़ी है ना। अब वो सब तुम्हारी रिवाइज हो जाएगी। ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ये। हाँ लेकिन अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर भी ये जो ये भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ये वाली भी। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों के अंदर मुझे क्लासिफिकेशन करने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट को समझना पड़ता है कि भाई ये वाला कोऑर्डिनेट x यहाँ पर होगा और y यहाँ पर होगा, तो मैं डिसाइड करूंगा कि ये ब्लैक है या व्हाइट है। जबकि यहाँ पर क्या है कि मैं y को कंसीडर नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ x के ऊपर ही डिसीजन ले लेता हूँ। सिंपल हो गई ये बात। सिंपल हो गई है बिल्कुल।
तो ये चीज जो है आपके लिए मशीन लर्निंग जो है वो आपको करके भी दे सकती है। अब मशीन लर्निंग जब हम चलाते हैं तो उसके अंदर से वो जब अभी तो आप लोग सीखेंगे, अभी देखिए अभी आप लोगों को परेशान नहीं होना कि यार ये कैसे होगा वो कैसे होगा, आपको अगले 6 महीने तक मशीन लर्निंग ही सीखनी है। तो आप जब 6 महीने के बाद ये वाली किताब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि यार ये किताब में ये वाली बिट का मतलब ये था, अभी समझ में नहीं आ रहा, आप कोशिश करें समझने की, लेकिन कुछ चीजें समझ में ना आए तो आप छोड़ दें। सर ये जो मशीन लर्निंग आप कह रहे हैं बार बार, तो क्या इसका मतलब, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब हम डीप लर्निंग भी लें या मशीन लर्निंग ही लें? क्योंकि जब मैं डीप लर्निंग की बात कर रहा हूँ, जब मैं डीप लर्निंग की बात करता हूँ तो उसका मतलब है कि मैं न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम्स की बात कर रहा हूँ, एल्गोरिथम्स, सेट ऑफ एल्गोरिथम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ तो वो कोई भी एल्गोरिथम हो सकता है, वो इसमें लिखा हुआ भी है, और उसको थोड़ा सा नीचे चले जाए, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो शायद ऊपर चला गया है, तो सर मशीन लर्निंग ही है, उसका आगे हाई लेवल है उसका। हाँ, अब इसके अंदर आप इस किताब के अंदर इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके अलावा भी और भी एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम मशीन, तो अगर मैं मशीन लर्निंग कह रहा हूँ तो उस पे न्यूरल नेटवर्क में शायद सर इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जब हम एल्गोरिथम्स की बात करें तो वो मशीन लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, और जब ग्रुप ऑफ एल्गोरिथम इकट्ठे होकर चले तो फिर उसको हम न्यूरल नेटवर्क्स कह देंगे या डीप लर्निंग। मतलब ये है कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो एल्गोरिथम्स है, अलग टाइप है। अब इसके अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग में डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जो और भी मौजूद है। ये सब चीजें इसमें लिखी गई, ये आपको बताएगा कि इनके अंदर मशीन लर्निंग के अंदर और डीप लर्निंग के अंदर क्या क्या फर्क है। तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो बता रहा है। अब हमारे साथ मसला ये है कि जब हम डीप लर्निंग में काम करते हैं तो हम न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे एल्गोरिथम जो है वो बोले हुए, जो यहाँ पर 1 to 4 के अंदर सब चीजें बताई है, इसको कंपेयर भी किया हुआ है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, किताब पढ़ लें। बहुत सारे बच्चे डीप लर्निंग करते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उस किताब का चैप्टर 1 ही नहीं पढ़ते। सर ये जो अभी हमने पहले अभी ग्राफ जो किया था उसमें जो हमने x का निकाला कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ये हमारे पास एक किस्म का रूल आ गया ना कि हमने अपने बिल्कुल डेटा रूल आ से गया, रूल को बिल्कुल सही एक्सट्रैक्ट किया कर आपने, लिया। डेटा को देखकर रूल बना लिया, सही है। अच्छा, आप इसके अंदर देखें, जैसे ये बता रहा है डिसीजन ट्री दे आर इजी टू विजुअलाइज, डिसीजन ट्री डेटा रिसीव रेस्पिरेटिंग। अब इसके अंदर देखें, द रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस अ रोबस्ट प्रैक्टिकल टेक ऑन द डिसीजन ट्री इन्वॉल्विंग बिल्डिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड डिसीजन ट्रीज, क्या देख रहे हैं, एंड देन assembling their आउटपुट। यानी कि रैंडम फॉरेस्ट जो है वो वही वाला काम कर रहा है जो हम न्यूरल नेटवर्क से लेते हैं। वो क्या करता है, बजाय ये कि एक डिसीजन ट्री के ऊपर काम करे, वो बहुत सारे डिसीजन ट्री बनाता है और उनमें से आउटपुट निकाल लेता है। सर ये जो न्यूरल नेटवर्क्स पे जो हमने अभी पीछे भी जो डायग्राम देखी थी उसमें जो रिपीटेशन हो रही थी जो एक ही, क्या वो हम फार्मूला जो लगा रहे थे या क्लासिफायर जो लगा रहे थे वो हम एक ही लगा रहे थे और वो रिपीटेडली लगा रहे थे, या हम उसमें अलग अलग लगा सकते हैं? ये आप अलग अलग लगा सकते हैं? ये सब चीजें हम आप आगे पढ़ेंगे, डीप लर्निंग की सब चीजें पढ़ेंगे। आपको ये चैप्टर इसी तरह डिटेल में पढ़ना है और उसके बाद फिर आपको सवाल करना है, ठीक है जी। क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, कोई सवाल है तो ठीक है, वरना हम क्लास ऑफ करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूं सर जो लास्ट जो आपने फाइल दी है हमें सैम्पलिंग की, उसमें कॉलम कौन सा देखना है, रिजल्ट वाला वाई को देखना है या लॉन का कॉलम देखना है? वाई का। वाई लॉन देना है या नहीं देना है, यस या नो? ये तो सारा देखेंगे सर, क्योंकि लॉन का एक अलग कॉलम भी बना हुआ है उसमें। इसका मतलब है वो लॉन पहले उसको दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। ओके, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन और न्यूरल नेटवर्क, इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्लासिफायर। तो मेरा जो क्लासिफायर है, पहली चीज़ है कि लॉजिस्टिक क्लासिफायर क्या होता है, क्या क्या वैल्यूज आती हैं उसमें, और जो न्यूरल नेटवर्क के क्लासिफायर हैं ये भी लॉजिस्टिक क्लासिफायर होता है। ये सब जाकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज पहली क्लास है, आखिरी नहीं है। सही, ठीक है, चलो सही है। सर जो एक्सक्यूज मी सर लास्ट मंडे को जो लेक्चर हुआ था वो ड्राइव पे अपलोड किया था आपने?
हाँ मैंने कर दिया था, और अगर नहीं कर सका तो मैं आज कर दूंगा अभी, ठीक है? मुझे ये रात याद दिला देना। का लिंक अगेन शेयर कर दें। सर नहीं किया हुआ आपने, प्लीज कर दें सर। डाटा का लिंक सर नहीं किया हुआ आपने यार, वो लिंक कोई आपस में शेयर कर लीजिएगा आप लोग। सर मंडे को या तो आप लोग मुझे सारे काम छुड़वा कर, एक मेरा काम यही लगा दो ना कि मैं हर रोज जो है वो सुबह सुबह जो है वो उठकर और सारे काम छोड़कर आप लोगों के लिए लिंक दोबारा शेयर कर दूं। आप लोग आपस में डिस्कस करके शेयर कर लिया करें यार।